कि ना ट्रांसफर प्राइसिंग में यूजुअली इन लोग सम किससे पूछते हैं मालूम है? एएलपी कैलकुलेशन। और कभी कभी इन लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के भी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब पता ना एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो मेरा भी प्लान क्या है, कुछ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का सम ले लूंगा और कुछ एएलपी कंप्यूटेशन। ओके, तो एएलपी कंप्यूटेशन का देखो क्वेश्चन नंबर, एक काम करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। क्वेश्चन 2 एक बार रीड करते। और एएलपी कंप्यूटेशन मतलब उसमें कौन से मेथड थे? कपम, रपम, पसम मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड और ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ओके, और कॉस्ट प्लस मेथड और ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड का मैंने सम रेडी रखा है। ये देखो, ये वाला सम है ना, एडवांस से बता देता हूं, कॉस्ट प्लस मेथड वाला, कैन यू सी? ओके, तो रीड। और क्वेश्चन मैंने ऐसे रैंडमली नहीं, जो चुन चुन के लिए, ताकि अच्छा कवरेज हो। पढ़ो ये सम। सी एएलपी के सम में ना सबसे पहले अपना फोकस किस पे होना चाहिए मालूम है? कौन एसोसिएटेड है, कौन अनरिलेटेड है। और एसोसिएटेड के बीच जो ट्रांजेक्शन है ना, उसको अपने को लाइन पे लाना है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे। ओके, और उसके लिए मदद किसकी लेनी पड़ेगी? अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की। ओके, अपने को चमाट मारना है एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले ट्रांजेक्शन को, लेकिन उसके लिए मदद लगेगी अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की। तो इन लोग क्वेश्चन में कोई भी कंपनी का नाम दिया ना, पहले आइडेंटिफाई करो कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और कौन अनरिलेटेड पार्टीज है। ओके, क्योंकि उधर ही बहुत बार दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। रीड क्या दिखा है? फर्स्ट पैरा देखो क्या लिखा है? नैनो इनकॉर्पोरेशन, अ जर्मन कंपनी होल्ड्स। यूजुअली सुनो, एक और बात सुना, ट्रांसफर प्राइसिंग के सम में ना अपना जो मेन एसएससी होता है इंडिया वाला होता है। क्योंकि सी इन लोग के फॉरेन में एसोसिएटेड एंटरप्राइज होते हैं, लेकिन जो फॉरेन में अपना एसोसिएट है ना, वो अदर पार्टी हो गया। वी एसएससी विल बी इंडिया वाला। ओके, तो इंडिया वाला कौन है ढूंढो, क्योंकि वो अपना एसएससी हो जाएगा और सब उसके लिए बनता है। इंडिया में जो यही बैठा है ना, उसने जो काले कारनामे किए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाले, उसके लिए हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ते ही हिंट मिलना चाहिए, ये नैनो तो जर्मन कंपनी है, ये तो कोई फॉरेन वाला है। फिर इट होल्ड्स 45% इक्विटी इन हाईटेक लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। तो ये लोग दोनों एसोसिएटेड हो गए। तो ये देखो लिख देता हूं, ये नैनो और हाईटेक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, लेकिन दोनों में से इंडिया वाला कौन है? हाईटेक। तो अपने को इंडिया वाला बन के सोचना है। वी हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम इंडियन एसोसिएट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फिर बाद में देखो क्या लिखा है? हाईटेक लिमिटेड इज एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेम फॉर कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। इट्स क्लाइंटेल इंक्लूड्स नैनो इनकॉर्पोरेशन। मतलब उसके अक्रॉस द ग्लोब बहुत कस्टमर है, उन कस्टमरों में से नैनो भी उसका एक कस्टमर है। बोलिए चाह रहे ना कि इतने सारे कस्टमर है, उसमें नैनो भी उसका एक कस्टमर है। किसका? हाईटेक का। हम लोग हाईटेक के इस सम में भूलना मत, हमेशा ट्रांसफर प्राइसिंग के सम में जो इंडिया वाला एई होता है ना, दैट इज द एसएससी, और वो बन के सोचना चाहिए। तो मैं हाईटेक हूं, मेरे बहुत कस्टमर है, उसमें नैनो भी मेरा एक कस्टमर है, बट नैनो इज माई एई। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 Hitech Limited had spent 2,400 man hours for developing and maintaining software for Nano। ये नैनो के लिए कुछ किया है, और नैनो अपना एई है, तो दिस इज ट्रांजेक्शन विद एई। तो ये देखो मैं अंडरलाइन करता हूं रेलेवेंट पार्ट, हाईटेक स्पेंट 2,400 मैन आवर्स फॉर नैनो। ओके,
with each hour billed at 1300. ईच आवर मतलब पर आवर, और ये बिल्ड मतलब सेल प्राइस हो गया. अरे बिल किया मतलब इतना चार्ज किया है. कौन किसको बिल किया? हाईटेक ने एक से नैनो को बिल किया है. और कभी बिल बोला मतलब सेल प्राइस वाला ट्रांजेक्शन है, तो इसको सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट करो. तो ये सेलिंग प्राइस 1300 है. एंड दिस इज अ सेलिंग प्राइस विद आउटसाइडर के एसोसिएटेड. ओके, और एसोसिएटेड वाला सेलिंग प्राइस तो काले कारनामे वाला, चीटिंग वाला होता है. और अपने को उसकी टक्कर का एक सच्चा प्राइस ढूंढना है. ये सच्चा प्राइस नहीं, ये तो लफड़े वाला प्राइस है. ए के साथ जो प्राइस होता है लफड़े वाला होता है. फिर देखो क्या लिखा है, कॉस्ट इंकर्ड बाय हाईटेक लिमिटेड अमाउंट्स टू 20 lakhs. पता है इन लोगों ने कॉस्ट डिटेल क्यों दिया है? क्योंकि कॉस्ट प्लस मेथड है ना. देखो सम में लास्ट में क्या लिखा था, कॉस्ट प्लस मेथड. और कॉस्ट प्लस मेथड में अपने वही तो करना पड़ता है कि अपनी जो कॉस्ट है उसमें स्टैंडर्ड जीपी मार्जिन ऐड करते. एक बार तुमको फॉर्मेट चाहिए तो देख लो, ये कॉस्ट प्लस मेथड में ऐसा फॉर्मेट है. ओके, और ये सम भी मैंने इधर प्लॉट करके रखा है इधर. ये बाद में दिखा दो, एक सेकंड रुको, पहले लेट अस रीड दिस सम. ओके, अपना ये पैरा रीड हो गया ना. नेक्स्ट पैरा पढ़ो. हाईटेक लिमिटेड ऑल्सो अंडरटेकन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोदी इंडस्ट्री. अब मोदी एक अलग कंपनी आ गई और मोदी के साथ अपना कोई रिश्ता विश्ता नहीं दिया, मतलब वो आउटसाइडर है. तो इधर मैं ए ही लिखूं क्या? आउटसाइडर है. इधर लिख देना ये ओएस मतलब आउटसाइडर, अनरिलेटेड पार्टी है. ओके, और अनरिलेटेड पार्टी का जो मेन पैरा होता है ना, ये अपने को मेन एएलपी ढूंढने में हेल्प करता है. पढ़ो क्या लिखा है, हाईटेक लिमिटेड ऑल्सो अंडरटेकिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोदी फॉर विच हाईटेक लिमिटेड है बिल्ड मतलब सेलिंग प्राइस है. इधर ही देखिए समझता है, वाह, मोदी को 2700 में बेचता है, लेकिन वही चीज अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को 1300 में बेचता है. और कमती में बेच रहा मतलब इनकम कमती दिखा रहा है, चीटिंग इधर ही साफ जाहिर हो रही है. ओके, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होता ना. ओके, फिर क्या लिखा है, पर्सन्स वर्किंग फॉर मोदी एंड नैनो. मोदी मतलब आउटसाइडर और नैनो मतलब ए, वर ऑफ द सेम टीम एंड वर ऑफ मैचिंग क्रेडेंशियल एंड कैलिबर. मतलब अपने ए के लिए जो आदमी लोग काम कर रहे हैं, आउटसाइडर के लिए जो आदमी लोग काम कर रहे हैं, आदमी कौन सा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, वो सेम कैलिबर वाले. मतलब आदमियों के टर्म्स पे कोई डिफरेंस नहीं है. फिर क्या लिखा, हाईटेक लिमिटेड मेड अ जीपी मार्जिन ऑफ 60% इन मोदी वर्क. मतलब मोदी के साथ जो काम किया ना, उसमें 60% ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था. और ये ट्रस्टवर्दी है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है? ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि मोदी इज आउटसाइडर. बोला, मोदी इज आउटसाइडर, और आउटसाइडर के साथ जो जीपी हुआ है वो तो ट्रस्टवर्दी है. और ये जीपी मार्जिन से तो अपने को एएलपी निकालना है. कॉस्ट प्लस बेटर फॉर्मेट क्या है, कॉस्ट अपना लेंगे लेकिन जीपी मार्जिन अनरिलेटेड का लेंगे, आउटसाइडर का. कॉस्ट अपना लो, जीपी मार्जिन आउटसाइडर से लो. तो अपनी कॉस्ट तो ये रही, लेकिन जीपी मार्जिन आउटसाइडर से लेनी पड़े, और आउटसाइडर का जीपी मार्जिन है. फिर क्या लिखा, हाईटेक लिमिटेड ट्रांजेक्शन विद नैनो आर कंपेरेबल विद ट्रांजेक्शन में मोदी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डिफरेंसेस. ओके, अभी डिफरेंसेस दिया मतलब एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा ना. ओके, ऐसे डिफरेंसेस के 3 पॉइंट दिए. ओके, आई डू वन थिंग, पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया कॉस्ट प्लस मेथड का, इसको बाद में पढ़ते हैं ना डायरेक्ट. एक सेकंड पहले तुम लोग को ये दिखा देता हूं. ये देखो, सम इज समथिंग लाइक दिस. हाईटेक लिमिटेड अपने ए को कितने में बेचता है, मतलब बिलिंग उसका कैसे होता है, 1300 पर मैन आवर. सेल क्यों लिखा, बिलिंग करना मतलब उतने में बेचा है ना. बेचा क्या, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका बिलिंग कैसे क्या, 1300 पर मैन आवर. और मोदी को कितने में बेचा है, 2700 पर मैन आवर. एक्चुअली सी, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड होता है ना अपना फर्स्ट मेथड,
उसमें तो हम लोग क्या करते, इसी को बेस लेके प्लस और माइनस करना चालू कर देते हैं। डिस्काउंट वारंटी का एडजस्टमेंट्स करना होता है ना, उसमें क्या करना होता है, ये आउटसाइडर वाले सेलिंग प्राइस को बेस दे लो, उसी में प्लस माइनस करना चालू कर दो। वो डिस्काउंट वारंटी जो एडजस्टमेंट मैंने सिखाए थे, लेकिन वो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड हो तो। लेकिन ये सम कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड है नहीं, कॉस्ट प्लस मेथड है। और हमेशा है ना कॉस्ट प्लस मेथड में जीपी मार्जिन दिया तो उसको इंपॉर्टेंस देना ही चाहिए। ये देखो क्वेश्चन में जीपी मार्जिन दिया था, तो खैर इस सब में तो लिखा ही था कॉस्ट प्लस मेथड। मैं तो बोल रहा हूं नहीं भी लिखा होता ना, जिस सम में जीपी परसेंटेज दिया है यू शुड गो बाय कॉस्ट प्लस मेथड। हाँ, जीपी परसेंटेज नहीं दिया है, कॉस्ट प्लस मेथड ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, देन आई वुड हैव गॉन बाय द फर्स्ट मेथड कपम, और उसमें मैं इसको बेस लेके कुछ कुछ करता, प्लस माइनस। लेकिन इस सम में कॉस्ट प्लस मेथड है ना, तो देखो मैं क्या करूं, जल्दी देखो। तो इसलिए मैं ना, एक सेकेंड, इसको मैं बोलूंगा इग्नोर। you know price charge to outsiders is useful when only in कपम, ओके। लेकिन ये कपम नहीं, कॉस्ट प्लस मेथड है, तो इसमें ये देखना ही मत, ओके। बाय चांस कॉस्ट प्लस मेथड नहीं होता तो मैं ये अमाउंट को लेके इसमें प्लस माइनस करता। प्लस माइनस क्या करना है वो मैंने अभी तक डेटा पढ़ा नहीं है, अभी तक वो डेटा पढ़ते हैं ना बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए समझो इसको मैंने क्रॉस क्यों किया, बिकॉज दिस इज नॉट कपम, फर्स्ट मेथड नहीं है। तो अपना फॉर्मेट क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ देंगे, फिर उसमें जीपी मार्जिन ऐड करेंगे। ये नॉर्मल जीपी मार्जिन मतलब अनरिलेटेड पार्टीज वाला, और वो क्वेश्चन में 60% दिया था। लेकिन एडजस्टमेंट्स का ही तो मेन मगजमारी है ना। अब इसमें एडजस्टमेंट्स क्या करना है उसके लिए पढ़ो। एक सेकंड पहले इतना तो अपने डेटा रेडी है ना। अपना एक कॉस्ट कितना है इस सम में, इस सम में कॉस्ट कितना है ये पढ़ लो। कॉस्ट इंकर्ड इज हाउ मच, 20 lakhs। तो ये 20 lakhs तो मेरे पास रेडी है, और जीपी मार्जिन 60% भी दिया ही है, ओके। अब अपने को एडजस्टमेंट्स देखने हैं ना, तो एडजस्टमेंट्स के लिए देखो क्या दिया है सम में, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, 3 पॉइंट है। नैनो इनकॉर्पोरेशन गिव्स टेक्निकल सपोर्ट टू हाईटेक। हाईटेक नैनो ए लोगे, याद रखना दोनों ए ही है, विच मे बी वैल्यूड एट 8% ऑफ नॉर्मल जीपी। और मोदी इंडस्ट्रीज डज नॉट प्रोवाइड एनी सच सपोर्ट। तो इसमें कैसे करना चाहिए, मैंने क्या बोला था याद है तुम लोगों को, जो भी प्लस माइनस करना है आउटसाइडर वाले प्राइस में करना है। और इधर आउटसाइडर वाला प्राइस मतलब ये जीपी, और सी इधर है ना अपने को जीपी परसेंटेज को ही प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट दिया है ना, एक बार तुमको एडवांस से बता देता हूं, देखो इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीपी। तो मैं जीपी परसेंटेज को मॉडिफाई करूंगा। सी मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, पहले जीपी को इधर 60% जैसा दिया वैसा ले लूं, फिर एड और लेस जो करना है वो अमाउंट टर्म्स में करूं, अमाउंट टर्म्स। लेकिन बिकॉज क्वेश्चन में इन लोग ने एडजस्टमेंट सब परसेंटेज फॉर्म में दिया है ना, तो अपने डायरेक्ट जीपी परसेंटेज को मॉडिफाई कर देंगे। तो ये 60% जो जीपी परसेंटेज दिया है इसके अंदर प्लस माइनस करना है, ओके। तो टेल मी ये पॉइंट का इफेक्ट क्या आएगा। सी अपने को है ना हमेशा आउटसाइडर को एडजस्ट करना होता है ना, आउटसाइड प्राइस को। तो आउटसाइडर को देखो क्या है, आउटसाइडर मतलब मोदी। मोदी डज नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट। मोदी मेरा कस्टमर है, मैं हाईटेक हूं, तो सोच मेरे को मेरा कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं करता तो मैं उससे ज्यादा चार्ज करूंगा। जैसे आज तुम लोग स्टूडेंट्स लोग हो, तुम लोग मेरे को कुछ सपोर्ट ही नहीं करते हो, मतलब बोलते सर आप सब कुछ मटेरियल आप प्रोवाइड करो, सब कुछ आप करो, आईसीआई का स्टार्ट सब खर्चा वर्चा आप ही करो। मतलब मेरे को कस्टमर सपोर्ट नहीं करता तो कस्टमर से ज़्यादा फीस लूंगा मैं। और इधर मैं हाईटेक हूँ, मेरा कस्टमर मोदी है और मोदी मेरे को
सपोर्ट नहीं दे रहा है, और कस्टमर कभी भी सपोर्ट नहीं देता तो हम लोग उससे ज्यादा लेते हैं, तो उससे हमने ज्यादा चार्ज किया, मतलब ये ज्यादा है, तो उसको कम कर दो। ओके, सी आउटसाइडर जैसा है ना, उसको रिवर्स कर दो। आउटसाइडर कस्टमर अगर उससे ज्यादा चार्ज किया है तो उसको कम कर दो तो कंपेरेबल हो जाएगा, और उसको कमती चार्ज किया है तो ऐड कर दो। और मेरे को कैसे मालूम पड़ा कि हमने मोदी, और हमेशा ना आउटसाइडर कस्टमर का ही देखना चाहिए। मैं नैनो और हाईटेक के बीच में क्या देखूंगा ही नहीं, वो लोग दोनों तो एई है, और एई के बीच में तो सब काले कारनामे, वो तो देखना ही नहीं है। अपने को आउटसाइडर का देखना है। अपना आउटसाइडर मोदी है, और मोदी अपने को सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं देता तो हम लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज करते हैं। मतलब उससे ज्यादा चार्ज किया, मतलब उससे जीपी भी ज्यादा मिला होगा, तो ज्यादा मिला है तो माइंड में रखो ये ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम, तो इसको लेस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इनके बीच में सपोर्ट था, तो ए के बीच में सपोर्ट था, तो चार्जिंग कम हुआ था ना, तो वो कम है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा अपने को, मोदी वाले जीपी को। और भूलना मत ये मोदी वाला जीपी है, इधर लिखा भी था देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और 30% ऑन मोदी इंडस्ट्री वर्क, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, लेस। ओके, 8% ऑफ नॉर्मल जीपी, तो नॉर्मल जीपी कितना है 60%, तो 60% का 8%, दैट कम्स टू हम 60% का 8%, 4.8, बराबर ना, 4.8। फिर अगला पॉइंट पढ़ो, सिंस द वर्क ऑफ नैनो इन्वॉल्व ह्यूज नंबर ऑफ मैन आवर्स। नैनो यही है, नैनो मेरा कस्टमर है, लेकिन यही कस्टमर है। अपने को क्या देखना है, आउटसाइडर कस्टमर के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। उनको हम ज्यादा चार्ज करें तो कम कर दो, कम करें तो ज्यादा कर दो। तो क्या लिखा है, नैनो के काम में बहुत ज्यादा मैन पावर है, तो उनको क्वांटिटी डिस्काउंट दिया है। मतलब नैनो इज ए को डिस्काउंट दिया है, मतलब आउटसाइडर को डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब आउटसाइडर से ज्यादा लिया है, और आउटसाइडर को ज्यादा चार्ज किया है, तो ज्यादा है तो लेस करना पड़ेगा। हमेशा ना आउटसाइडर प्राइस पे फोकस कर, कि अगर आउटसाइडर को ज्यादा चार्ज किया है तो कम कर दो, और आउटसाइडर को कम चार्ज किया है तो बढ़ा दो। और उधर मुझे कैसे मालूम पड़ा आउटसाइडर को ज्यादा चार्ज किया है, क्यों डिस्काउंट विस्काउंट तो हमने ए को दिया है, और आउटसाइडर को नहीं दिया, उनसे ज्यादा चार्ज किया, तो ज्यादा चार्ज किया तो लेस करना पड़ेगा, तो ये भी लेस में आ जाएगा। और ये क्या है, 14% ऑफ नॉर्मल जीपी, और अपना नॉर्मल जीपी 60% है, तो उसका 14% कितना हो गया, 8.4। फिर ये पढ़ो क्या लिखा है, हाईटेक लिमिटेड हैड ऑफर्ड 90 डेज क्रेडिट टू नैनो। मतलब नैनो तो यही है, मतलब ए को क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है, और उसका मेजरमेंट कैसा, 2% ऑफ नॉर्मल बिलिंग, नो सच फैसिलिटी ऑफर टू मोदी। सी कोई भी सेंटेंस पढ़ते टाइम है ना, मुझे देखना है आउटसाइडर के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। मेरा आउटसाइडर कौन, मोदी, और उसको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया, और कस्टमर को फैसिलिटी नहीं दिया तो सस्ते में बेचना पड़ता है। जैसे आज मैं तुमको कुछ फैसिलिटी देता ही नहीं हूं, तुमको बोलता हूं सब कुछ तुम लेके आओ, मैं कुछ फैसिलिटी नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली आई विल चार्ज लेस। तो बिकॉज हमने मोदी को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दिया, तो बेचारा मोदी दुखी था, तो उससे हमने चार्ज भी कम किया होगा, और उससे चार्ज कम किया है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उससे जीपी कम लिया हमने, जीपी कम लिया तो जीपी को बढ़ा दो। एंड हाउ डू आई नो उससे चार्ज कम किया है, क्योंकि कस्टमर को कोई फैसिलिटी नहीं देते, तो उससे हम लोग चार्ज भी कम करते हैं। एंड वाइस वर्सा, कस्टमर को फुल फैसिलिटी वैसिलिटी मिलती है तो चार्ज ज्यादा करते, लेकिन इधर फैसिलिटी ऑफर नहीं किया था ना, तो चार्ज कम किया था, जिसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सी ये कैसे लिखा है, 2% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट है, मतलब ये तो ऑन जीपी था, ये भी ऑन जीपी था, देख गौर से पढ़। लेकिन ये 2% क्या है, ऑन नॉर्मल बिलिंग रेट, मतलब सेल प्राइस, ये सेल प्राइस का है,
अरे तो इसको 60% पे मत लगाना, सेल प्राइस कितना है 100। सी ये जीपी मार्जिन क्या बोला है, दिस इज ऑन कॉस्ट ऑन सेल प्राइस। पढ़ो ना, एक बार पढ़ो ना जी, ये वाला प्लीज पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 60% दिया है। सी अपने बचपन से आदत है ना, कभी भी जीपी रेशियो दिया है तो चेक करते हैं इट इज ऑन कॉस्ट क्या ऑन सेल प्राइस। कुछ नहीं दिया है तो इट इज ऑलवेज ऑन सेल्स। ये तो बचपन से तुमको अकाउंट्स से समय भी बताया गया है कि कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल नहीं दिया, इट इज ऑन सेल्स। तो मतलब 100 की सेल पे 60 का जीपी है, तो 100 की सेल है तो 100 के ऊपर 2%, तो 100 का 2% तो 2% ही हो गया ना। लेकिन ये 8 और 14 कैसे निकाला, 60% का 8 और 60% का 14, क्योंकि इधर लिखा था नॉर्मल जीपी के ऊपर परसेंटेज लो, लेकिन इधर जीपी लिखा है कि बिलिंग रेट, बिलिंग रेट मतलब सेल प्राइस। तो 60% मेरा जीपी है तो सेलिंग प्राइस मेरा 100% है, क्यों 100 का 60% है, और ये 60% है, रिपीट इट इज ऑन सेल्स। प्रॉब्लम इज साइलेंट, इट इज ऑलवेज ऑन सेल्स। तो मेरे को सब में एडजस्टमेंट्स कितना करना है बताओ ना। ये इसका 8% निकाल के दो, कितना आया था 60 का 8%, तो कितना आया 4.8, और इधर इसमें था 60 का 14%, दैट कम्स टू 8.4, और ये तो पूरे सेलिंग प्राइस का 2%, सेलिंग प्राइस 100 है तो 100 का 2% ही हुआ ना। इससे अपने क्या करें, अपने जीपी परसेंटेज को एडजस्ट कर देंगे। तो अपना जीपी परसेंटेज कितना है 60, तो उसमें से माइनस 4.8 माइनस 8.4 प्लस 2%। So what is the revised GP percentage? 48.8, 48.8 percentage। लेकिन ये 48.8 is on sales, this is on sales, लेकिन अपने पास कॉस्ट है, ये कॉस्ट इंकर दिया ना। अरे अपना अभी पहले ड्यू एग्री ये 60% कुछ नहीं दिया तो ऑन सेल्स होता है, तो उसको प्लस माइनस करके भी जो है वो ऑन सेल्स है, लेकिन अपने को लगाने का किस पे, कॉस्ट पे। अरे कॉस्ट प्लस मेथड का फॉर्मेट क्या है, कॉस्ट में जीपी मार्जिन जोड़ो, तो अपना कॉस्ट तो 20 लाख है, लेकिन जो जीपी मार्जिन आया वो 48 पॉइंट क्या था 8% ऑन सेल्स है, तो अपने 20 लैक्स पे नहीं अप्लाई कर सकते ना, क्योंकि अपने को ऑन कॉस्ट वाला जीपी परसेंटेज चाहिए। तो करो दिमाग लड़ाओ। तो ये देखो मैं इधर डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं तुम लोगों को, एक बार देख लो, 2 मिनट मेरा साथ दो इधर। ये देखो पहले मैंने जीपी परसेंटेज जो एडजस्ट किया एक बार चेक कर लो ना, अपने कर लिए फिर भी देख लो। नॉर्मल जीपी था 60%, उसमें ये 3 एडजस्टमेंट जो मैंने अभी बताया वो, तो एडजस्टेड जीपी ये, और देखो मैंने इधर स्ट्रेस किया है ऑन सेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑन सेल्स है। अब कॉस्ट प्लस मेथड का फॉर्मेट देखो, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस जीपी। ये देखो मैंने क्या किया है 48.8% ऑन सेल्स है, तो लेट द सेल्स भी 100, लेट द सेल्स भी 100, तो जीपी कितना हो जाएगा 48.8, तो कॉस्ट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से जीपी निकाल दो तो कॉस्ट आ जाएगा। अरे इन दोनों को जोड़ के तो सेलिंग प्राइस बनती है ना, तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस में 100 मैंने अज्यूम किया, इधर मैं लिख देता हूं 100 अज्यूम किया है, और ये मेरा एएलपी है, और एएलपी इज नथिंग बट दी सेल प्राइस ओनली, एक से ना।
तो इसका 48.8% ये आ गया, तो ये कॉस्ट इतना हो गया। तो बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, अपनी गिवन कॉस्ट कितनी है 20 lakhs, तो 20 lakhs इज 51.2, तो 48.8 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। एक बार ये तीन फिगर सेट हो गया, ये अपने को पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा। सी ऐसा पहले भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसमें जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट था। वैसा वाला सम मैंने तुमको है ना रिवीजन लेक्चर में करवाया था, याद होगा तो, रेगुलर लेक्चर में भी करवाता हूं। वो ऐसा ही सम था, लेकिन उधर ऑन कॉस्ट ही दिया था, क्वेश्चन में लिखा था, तो मगजमारी नहीं था ना, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में कॉस्ट होती है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिए। लेकिन इस सम में यूनिक क्या था, इट इज ऑन सेल्स। ऑन सेल्स भी बोला नहीं था, लेकिन नहीं बोला था तभी तो ऑन सेल्स मानना चाहिए ना। तो ये हो गया। फिर बाद में देखो, ये अपना आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया, ओके, मतलब इतने में अपने को माल बेचना चाहिए, लेकिन हमने बेचा कितने में 1300 पर मैन आवर। और कितने मैन आवर का काम था, क्वेश्चन में देखो कितने मैन आवर का काम था, लिखा था ना हाईटेक और नैनो के बीच में 2400 मैन आवर का काम था, और उसके लिए बिल कितना किया है 1300 पर मैन आवर। ये ईच आवर का है ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, अरे 1300 रुपया इज द एक्चुअल सेल प्राइस, बट दिस इज पर आवर, सो मल्टीप्लाई बाय आवर्स, तो कितना हो गया 31, नहीं सॉरी, हाँ बरा 31,20,000। मतलब इतना हमने चार्ज किया, लेकिन चार्ज कितना होना चाहिए था 39,06,250। मतलब हमने ए को कम चार्ज किया है, मतलब ए को कम चार्ज, मतलब इनकम कम दिखाई है, चीटिंग है। कितने से कम दिखाया हमने इनकम, डिफरेंस वो इनकम में जोड़ दो 786,250, ओके। सी एएलपी का सम आता है ना, तो हमेशा कंक्लूजन देना पड़ता है, और कंक्लूजन में ना अगर ऐसा लगे ना कि एएलपी के मुकाबले हमने कम इनकम दिखाई थी एई के ट्रांजैक्शन में, तो अपने को डिफरेंस इनकम में ऐड करना है। लेकिन एएलपी के मुकाबले इनकम ज्यादा शो की थी, इग्नोर एएलपी। ज्यादा शो करना तो गवर्नमेंट को पसंद ही है ना, लेकिन इधर हमने कम इनकम शो की थी एएलपी के मुकाबले, तो डिफरेंस इनकम में ऐड हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन 2 था। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने किस पे लिया, रीसेल प्राइस मेथड पे, ओके। तो सी ये देखो लास्ट में लिखा रीसेल प्राइस मेथड, दिखा लास्ट में रीसेल प्राइस मेथड, ओके। नाउ सी पहले रीसेल प्राइस मेथड का एक बार फॉर्मेट याद कर लो ना, क्या था मैंने तुमको पढ़ा था, मैं इससे बताता हूं मैं कि सैमसंग इंडिया वाला अपने सैमसंग कोरिया से गुड्स परचेज करके इंडियन मार्केट में बेचता है विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसको बोलते हैं रीसेल। रीसेल मतलब विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। और इसमें इन लोग गड़बड़ क्या करते हैं, ये सैमसंग इंडिया वाला जब फॉरेन से गुड्स परचेज करता है ना, तो इन लोग परचेजेस में लफड़े करते हैं। इधर मीन्स इन लोग परचेज थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो उसका सच्चा प्राइस ढूंढने के लिए देयर वाज अ रीसेल प्राइस मेथड, ओके। और उसमें फॉर्मेट कैसा था रीसेल प्राइस में, कि पहले अपने को देखना चाहिए इंडिया वाला सैमसंग इंडिया में गुड्स कितने में बेचता है, रीसेल प्राइस बोलते हो। तो रीसेल मतलब खरीद के एज इट इज बेचा, तो पहले इसको हम लोग बेच ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन में इन लोग स्टैंडर्ड जीपी मार्जिन देंगे, वो अपने को लेस करना है, ये देखो फॉर्मेट इधर। एंड फिर उसमें जो भी जीपी मार्जिन करके माइनस करके है, वो आ गया अपना टोटल कॉस्ट, उसमें से परचेज रेटेड एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो यू विल गेट द परचेज प्राइस। एंड फिर उसमें एड और लेस एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। सो दिस वे यू विल गेट आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर रीसेल प्राइस मेथड। तो खाली थोड़ा मैं तुमको रिकॉल करवा रहा हूं कि इस बेसिस के ऊपर एक और सम है अपना। तो सी अभी डायरेक्टली सम देखते हैं, रीड क्या लिखा है। अर्थ लिमिटेड, अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता is engaged in trading of electronic goods. It purchased goods from its associated enterprise Sun Limited Singapore and also from unrelated party. और सी मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर प्राइसिंग के सम में जो भी कंपनियां दी है ना, अपने को इंडिया वाला असेसी बन के सोचना है। जो अपना असेसी होता है वो इंडिया वाला होता है। तो ये सेंटेंस पढ़ के बताओ ना,
कौन कहाँ पे, कौन इंडिया में, कौन फॉरेन में। अर्थ लिमिटेड कैलकाटा का है, तो ये इंडिया वाला है, तो ऑब्वियसली यही अपना एसएससी होगा। एंड फिर सन लिमिटेड तो सिंगापुर है ना, तो डेट मीन्स अपना एई सिंगापुर में, लेकिन अपने को अपना एई बन के नहीं सोचना है, अपने को इंडिया वाला एसएससी बन के सोचना है। और इंडिया में जो एसएससी वो कौन है, अर्थ लिमिटेड। तो हियर यू हैव टू थिंक फ्रॉम अर्थ लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू। अब पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा था, अर्थ लिमिटेड इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स मतलब लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, मीन्स गुड्स परचेस किया एज इट इज बेचा। रीसेल प्राइस मेथड में ऐसा ही तो होता है ना कि अपना एसएससी क्या करता है, गुड्स खरीदा उसको एज इट इज बेच देता है, रीसेल। तो ये ट्रेडिंग से भी अपने को हिंट मिल रहा है, ये रीसेलर है। एंड फिर बाद में क्या लिखा है, इट ऑल्सो परचेजेस फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी ओशियनिया लिमिटेड यूके, मीन्स ये कोई अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन वाला पार्टी है। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 50% on sale of goods of Sun Limited and it was 20% in case of Oceania Limited। इसका मतलब क्या है, सन लिमिटेड गुड्स को इन लोग 20% मार्जिन में बेचते हैं, सॉरी 15%, और ओशियना लिमिटेड के गुड्स को इन लोग 20% मार्जिन में बेचते हैं। इसका तो बेस्ट क्या है मालूम, मेरे ड्राइंग के थ्रू देखो, ये देखो लुक, ये देखना क्या लिखा है, अर्थ लिमिटेड है इंडिया में, बराबर किया मैंने, और अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज सन लिमिटेड कहां पर है, सिंगापुर में। और अपना एक आउटसाइडर पार्टी भी है, उसका नाम क्या दिया है, ओ लिमिटेड। क्यों है ओ, मतलब ओशियनिया लिमिटेड। ओके, अब इन लोग ने क्या बोला है कि हम लोग सन लिमिटेड से जो माल खरीदते हैं ना उसको 15% जीपी में बेचते हैं, मीन्स खरीदा फिर 15% जीपी में बेचा। एंड फिर ओशियनिया लिमिटेड से जो माल खरीदते हैं ना, मतलब आउटसाइड पार्टी से, उसको 20% मार्जिन में बेचते हैं। ऐसा ही तो बोला है, पढ़ लो चाहिए तो सेंटेंस एक और बस। क्या लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 15% ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑफ सन लिमिटेड एंड 20% इन केस ऑफ ओशियना लिमिटेड। ओके, फिर एक और पूरा सम पढ़ लो, फिर देखते क्या करना स्ट्रैटेजी। वारंटी ऑफ 6 months वॉज प्रोवाइडेड बाय सन लिमिटेड whereas Oceania Limited gives warranty of 1 year। मीन्स ये डिफरेंस आ गया ना, मीन्स अपने को सन लिमिटेड से जो गुड्स मिलता है ना, हम लोग परचेज कर रहे हैं। ये देखो, वी आर अर्थ लिमिटेड, वी आर परचेजिंग फ्रॉम सन ऑल्सो एंड वी आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइडर ऑल्सो। लेकिन सन लिमिटेड से हम लोग माल खरीदते तो अपने को कितनी वारंटी मिलती है, 6 महीने की वारंटी, लिखा ना 6 months वारंटी। और ओशियना लिमिटेड से जो माल खरीदा है उसमें 1 year का वारंटी मिल रहा है। इसका देखेंगे क्या करना है, ये अपने को एडजस्टमेंट्स करते टाइम काम आएगा। फिर सन लिमिटेड्स ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन एंड द बेनिफिट ऑफ ब्रांड वैल्यू वॉज, सॉरी, कैन बी टेकन एट 1% ऑफ सेल प्राइस। मीन्स इन लोग क्या बोल रहे हैं, सन लिमिटेड जो है ना, सन लिमिटेड ये अपना एई जो फॉरेन में बैठा है, ये बहुत ब्रांडेड कंपनी है, और ऑब्वियसली ब्रांडेड कंपनी माल थोड़ा महंगे में बेचेगा। सन किसको बेच रहा है, अपने को, वी आर अर्थ, डोंट फॉरगेट। तो इन लोग ब्रांडेड कंपनी है, मतलब थोड़ा माल इन लोग महंगे में बेचेंगे। ओके, और इट सीम्स कि ओशियना लिमिटेड इतना कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई कंपनी ब्रांडेड नहीं है, तो इन लोग सस्ते में बेचते होंगे। विल सी इसका क्या करना है, ये सब अपने को एडजस्टमेंट्स करने में काम आएगा। तो सी इन लोग ने ट्रांजेक्शन्स के 2 डिफरेंस दिए, एक इन लोग ने वारंटी वाला पॉइंट दिया है और एक ब्रांड वैल्यू का पॉइंट दिया है। ये दोनों पॉइंट को पढ़ के क्या लग रहा है कि दोनों ट्रांजैक्शन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, एक वारंटी का डिफरेंस है और एक ब्रांड वैल्यू का। विल सी व्हाट टू डू। फिर आगे पढ़ो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट सोल्ड गुड्स ऑफ सन लिमिटेड फॉर 20 crores एंड ओशियना लिमिटेड फॉर 15 crores। ये सोल्ड गुड्स दिया है, इट मतलब कौन, इट सोल्ड मतलब इट मतलब हम लोग ने बेचा है, और हम लोग कौन है, अर्थ लिमिटेड। तो इट सोल्ड गुड्स ऑफ सन लिमिटेड फॉर 20 crores। देख के रहे ना, सन लिमिटेड के माल को हमने 20 करोड़ में बेचा है। तो सी मैंने इधर लिख के रखा है, सन लिमिटेड का जो माल आया था ना अपने पास, वो हमने 20 crores में बेचा है। और ऐसा इन लोगों ने पहले बोला ही था कि उधर अपना 15% मार्जिन होता है। एंड फिर अर्थ लिमिटेड के गुड्स को कितने बेचा है, सॉरी गलती से बोला, ओशियना लिमिटेड के गुड्स को हमने 15 crores में बेचा हुआ है। तो ये 15 crores इधर लिखा है मैंने, 15 crores। दिस इज, ये वाले गुड्स हमने जो खरीदे ना उसको रीसेल 15 crores में किया हुआ। ओके, तो ये तो सम का डेटा मैंने पूरा प्लॉट कर दिया है। अब देखो क्या पूछा है,
compute the arm's length price of transaction between Earth Limited and Sun Limited by applying resale price method. ऑब्वियसली अर्थ और सन का ही आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है ना. आर्म्स लेंथ प्राइस किसके लिए निकालते हैं? एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले ट्रांजेक्शन के लिए. और अपना एई वाला ट्रांजेक्शन तो यही है ना. तो इसके लिए अपने को एएलपी निकालना है. एएलपी मतलब इसका सच्चा परचेस प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों एई लोग के जरूर इन लोगों ने चीटिंग की होगी, तो उन लोग के प्राइस पे अपने को ट्रस्ट नहीं है. तो अपने को एक सच्चा परचेस प्राइस ढूंढना है. सच्चा परचेस प्राइस फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ अर्थ एंड सन मीन्स अर्थ सन में अर्थ को सन से कितने में परचेस करना है, जेन्युइन प्राइस निकालना है. तो हाउ विल यू डू? सी रीसेल प्राइस मेथड मतलब स्टार्ट किससे करना चाहिए? रीसेल प्राइस से. और रीसेल प्राइस मतलब ये वाला. सी ये क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि अपने को एएलपी किसका ढूंढना है? ये वाला माल जो हमने खरीद के फर्दर बेचा है ना, इसकी एएलपी ढूंढ रहे ना. तो ऑब्वियसली मैं 20 करोड़ में इंटरेस्ट लूंगा, तो रीसेल प्राइस मैं अपना वाला लूंगा. हाँ, जीपी मार्जिन में बाहर से लूंगा. सी हर एक में क्या होता है, मेन फिगर अपना लो, लेकिन जीपी मार्जिन वगैरह अपने को आउटसाइडर से लेना चाहिए. क्योंकि सी ये 15% तो ट्रस्टवर्दी नहीं है. अरे क्योंकि ये 15% कौन सा है? हम लोग ने एई से जो माल खरीद के बेचा है ना, उसमें 15% मार्जिन है. लेकिन एई से तो हम लोग माल खरीदते, उधर तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो चीटिंग वाला है. और चीटिंग वाले ट्रांजेक्शन के जीपी पे भी रिलाय नहीं कर सकते. तो ये तो इन लोगों ने दिया है, लेकिन इस पे ध्यान मत देखना. सी कभी भी कोई भी मेथड में एएलपी निकालते हैं ना, वो जीपी मार्जिन वगैरह वी हैव टू टेक फ्रॉम अनरिलेटेड अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शंस. और इधर अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का जीपी कितना है? 20%. ये क्या था कि ओशनिया लिमिटेड से हम लोग खरीद के जब बेचते हैं ना, तो उस रीसेल में 20% जीपी मार्जिन होता है. ये काम का है. ओके, तो सी इसको मैं एक बार के लिए ना कट कर देता हूं. दिस यू शुड इग्नोर, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस अमाउंट. ओके, तो बस अभी ट्राई करो. और रीसेल प्राइस में इस फॉर्मेट देख लो. रीसेल प्राइस में वी स्टार्ट विद, ये मैं पुरानी थियरी बता रहा हूं जब मैंने तुमको पढ़ाया था ये टाइम. तो अपना रीसेल प्राइस, ये फिगर मत देखो, ये कोई दूसरे सम का है. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू द फॉर्मेट. थोड़ा नेटवर्क इश्यू है. इन केस नेटवर्क इश्यू और आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग उसका अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना. ओके, एक बार लेट मी कंटिन्यू. अभी तो एक बार नेटवर्क आ रहा है. ओके, तो सी अब तो सी अपने को रीसेल प्राइस मेथड से आर्म्स लेंथ प्राइस ढूंढना है ना. तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस रीसेल प्राइस, इसमें से माइनस जीपी मार्जिन कौन सा करना है? 20%. जो अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन में जीपी मार्जिन है उसको लेस करना है. तो लेस कर दिया तो अपने पास कॉस्ट आ जाएगी. फिर उसके बाद मान लो एक और चीज लेस करनी पड़ती है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस. लेकिन ऐसा कोई परचेज रिलेटेड एक्सपेंस अपने सम में नहीं दिया है. अपना सम देख लो, यहां पर कोई परचेज रिलेटेड एक्सपेंस दिया ही नहीं है. तो बस अपने को ये लेस करके देखो, नीचे देखो आंसर दिख रहा है. इतने तक हो चुका है अपना. रीसेल प्राइस वॉज 20 करोड़. ओके, एंड फिर जीपी मार्जिन कितना है? 20% मतलब 4 करोड़. माइनस करके 16 करोड़ आ गया. परचेज रेट एक्सपेंस नहीं है, तो ये अपना परचेज कॉस्ट आ गया. अब इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. अब बताओ एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे? इधर ही गड़बड़ होती है ना सब. वन एडजस्टमेंट वॉज देयर ऑन वारंटी एंड अदर वॉज देयर फॉर ब्रांड वैल्यू. तो बताओ क्या करना है? सी अपने को जो भी प्लस माइनस करना है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले ट्रांजैक्शन में नहीं करना है, अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन के हिसाब से प्लस माइनस करना है. तो अपने को देखना चाहिए अनरिलेटेड पार्टीज के साथ क्या है. अगर अनरिलेटेड पार्टीज में, सुन लो एक बार, अनरिलेटेड पार्टीज वाला प्राइस सस्ता है तो उसको बढ़ा दो, और अनरिलेटेड पार्टीज वाला प्राइस अगर महंगा है तो कम कर दो.
तो अनरिलेटेड आउटसाइड ट्रांजेक्शन देखना चाहिए। और सी अपने सब में आउटसाइडर कौन है, ओशियनिया लिमिटेड। ओके, तो ये वाले ट्रांजेक्शन के एंगल से सोचना, तो देखो क्या लिखा था, वारंटी ऑफ 6 months वॉज प्रोवाइडेड बाय सन लिमिटेड, वेर एज ओशियनिया लिमिटेड गिव्स वारंटी ऑफ 1 year। तो अपने को सन लिमिटेड क्या कर रहे हो मत देखो, ओशियनिया लिमिटेड देखो। ओशियनिया लिमिटेड वारंटी कम दे रहा है कि ज्यादा, ज्यादा दे रहा है। मतलब ये देखो, एक सेकंड ना, ये क्या हो गया, ओशियनिया लिमिटेड वारंटी ज्यादा दे रहा है, और कोई भी वारंटी ज्यादा देता है प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा। ऑब्वियसली हर बिजनेस में रूल है, अगर इन लोग वारंटी ज्यादा देते हैं तो प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, मतलब ये ज्यादा है। ओके, ये वाला प्राइस थोड़ा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि तो वारंटी ज्यादा दे रहे हैं तो प्राइस भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले को कम कर दो। तुम लोग देखा, मैं इस पे ध्यान नहीं दे, ये कैसा छोड़ना, अपने को अनरिलेटेड पार्टीज में एडजस्ट करना है, क्योंकि अपने जीपी मार्जिन अनरिलेटेड पार्टी का लिए ना, तो उसके बेसिस पे प्राइस ढूंढ रहे हैं, तो वी हैव टू सी अनरिलेटेड पार्टीज का ट्रांजेक्शन कैसा है। तो इधर वारंटी ज्यादा है, तो ये प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसको लेस करना पड़ेगा। कितना लेस करेंगे, कितने से ज्यादा वारंटी, देखो यस, एक 6 months से तो दूसरा 1 year है ना, मतलब 6 months से ज्यादा है। ओके, तो 6 months का कैसे निकालेंगे, 2% ऑफ सेल प्राइस पहले निकाल लेंगे, फिर इंटू 6/12। ये कौन सा वाला 6 है, डिफरेंस वाला, ये वाला 6 नहीं लिया है। जैसे मान लो ये वाला अगर 3 months होता और ये 1 year है, तो 9 months का इफेक्ट देना पड़ेगा, बराबर ना। ये तो कोइंसिडेंटली इधर 6 months है, तो रियलाइज नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये और ये का डिफरेंस क्या है, 6 months, तो इंटू 6/12 करना पड़ेगा। तो पहले 2% ऑफ सेल प्राइस निकालो, कितना है, सेल प्राइस अपनी ये रही 20 crores इज द सेल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कितना है 2%, फिर इंटू 6/12, इंटू 6/12। तो वारंटी का एडजस्ट, और क्या करना है, इसको लेस करना है, लेस। तो ये लेस में आ जाएगा, ये देखो ये वाला, एक सेकंड बाद में देखना, हो आंसर दिख जाएगा नहीं तो। ब्रांड वैल्यू का बताओ क्या करना है, एक सेकंड मैं इधर लिख देता हूं, इसको अपने को लेस करना है। ओके, ब्रांड वैल्यू का इफेक्ट बताओ क्या आएगा, सन लिमिटेड ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन। मींस इन लोग क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ब्रांडेड कंपनी है। अब इतनी ब्रांडेड कंपनी है तो इन लोग प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो अपने को क्या देखना चाहिए, ये नहीं देखना है, अपने को आउटसाइडर महंगा है कि सस्ता है देखना है। तो सिर्फ सन लिमिटेड तो ब्रांडेड लोग हैं, उन लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड है कि अनब्रांडेड, अनब्रांडेड, तो इसका प्राइसिंग थोड़ा कम होगा। ये क्या लिखा, कम लिखा है, कम कम होगा। तो इसको क्या करना चाहिए, बढ़ा दो। अपने को यही देखना है कि आउटसाइडर वाला प्राइस कैसा है, वो अगर कम है तो बढ़ा दो, ज्यादा है तो कम कर दो, ताकि वो मैच हो जाए। ओके, और ये कम क्यों बोला, क्योंकि ये लोग ब्रांडेड नहीं है ना, और ब्रांडेड लोग नहीं है तो इन लोग सस्ते में बेचते हैं। तो सस्ता मतलब प्राइस थोड़ा कम है, तो कम वाले को अपने को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये आएगा ऐड, याद रखना ऐड में आएगा ऐड। तो ब्रांड वैल्यू का इफेक्ट क्या आएगा, ऐड। एंड अमाउंट कितनी है, 1% ऑफ सेल प्राइस। तो ठीक है, 1% ऑफ सेल प्राइस मतलब 20 crores का 1% कितना हो गया, 2 lakhs। दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, ये ब्रांड वैल्यू का अपने को ऐड करना पड़ा और ये वारंटी का अमाउंट अपने को लेस करना पड़ा, तो लेकिन दोनों की अमाउंट सेम ही आ रही है, 2 lakhs। तो जो भी है दिखाना तो पड़ेगा ना, +2 lakhs -2 lakhs, अपना आंसर रिमेन सेम। तो ये हो गया अपना आर्म्स लेंथ प्राइस, और ये परचेज प्राइस ढूंढा है। इसका मतलब क्या लो, 16 करोड़ का। लुक मींस अर्थ लिमिटेड सन से 16 करोड़ में खरीदनी चाहिए। अब इन लोग एक्चुअली कितने में खरीद रहे हो, सब में नहीं दिया। अगर इन लोग सब में बोलेंगे ना, इन लोग एक्चुअली तो 17 करोड़ में खरीद रहे हैं। मतलब 17 करोड़ में खरीदे मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहा है, चीटर है वो। अरे अगर सब में बोला हो तो अर्थ लिमिटेड एक्चुअली सन से 17 करोड़ में खरीद रहा है, तो 17 करोड़ मतलब फिर वो ज्यादा दिखा रहा है, जबकि इसकी जेन्युइन प्राइस क्या निकाले हमने, 16 करोड़। तो 1 करोड़ से अगर ज्यादा खर्चा दिखा रहा है तो नेट प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा, लेकिन वो सब दिया नहीं है।
इस सब में ये बताया नहीं कि अपने एक्चुअली कितने में माल खरीद रहे सन लिमिटेड से। वो तुम लोग सम देख लो, कहीं पर भी ऐसा दिया ही नहीं था कि हमने एक्चुअली माल कितने में खरीदा है। बट अपने को इतना पता है कि उसकी खरीदी ये प्राइस पे होनी चाहिए तो सही है। और अगर इतने में दिखाई है ना परचेजिंग इन लोग ने, तो इन लोग चीटर नहीं है। लेकिन परचेजेस बढ़ा चढ़ा के दिखाए तो चीटर है। परचेजेस खर्चा है ना, उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाना चीटिंग होता है। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया बस। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। यस, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी। ये 2 lakhs नहीं है, ये 20 lakhs है। आंसर है फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अमाउंट सेम ही है ना। ये सेल प्राइस का 1% निकालना है और ये 20 करोड़ का 1% कितना हो गया? 20 करोड़ का 1% विल बी 20 lakhs। तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा डालना है इधर। सिमिलरली इधर भी वही लफड़ा है, इधर भी वो लफड़ा हुआ है, एक जीरो कम आ गया है। एग्जाम में इन क्रोर्स लिखो, इन लैक्स लिखो, जैसे लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी है। सेफ्टी के लिए क्या पूरा फुल लिखो, क्योंकि अपने इन लैक्स इन क्रोर्स लिखने आते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है ना। इसे सेफ्टी के लिए फुल अमाउंट लिखना चाहिए, ओके। और कभी कभी तो क्रोर्स में होता है, बाद में छोटा अमाउंट आ गया तो उसको क्रोर्स में लिखने को भी जमेगा नहीं। बाकी सी यू टू टेक योर कॉल, कोई को लोग को जमता है, कोई को लोग को नहीं जमता। बट सेफेस्ट मेथड क्या है, पूरा फुल अमाउंट लिखो पूरे जीरोस के साथ। एनीवे इधर गलती से एक जीरो कम हो गया था, बट आंसर रिमेन सेम। 16 करोड़ विल रिमेन 16 करोड़। तो ये अपना आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस हो गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट सम क्या है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के सम्स आते ही यूजुअली, ओके। अब है ना थोड़ा डिफरेंट वेराइटी का सम है। दिस इज ऑन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? क्या, ताकि अपने को फ्यूचर में आर्म्स लेंथ प्राइस रिलेटेड झगड़ा झगड़ी नहीं चाहिए इनकम टैक्स वालों से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आने वाले 5 सालों का एएलपी एडवांस में डिटरमाइन कर देते हैं। और उसमें मैक्सिमम 5 साल का एग्रीमेंट बनता है ना। और अगर अपने चाहे तो 5 साल का जो एग्रीमेंट बना है उसको पिछले 4 साल में रोल बैक भी करवा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से टोटल 9 years का एग्रीमेंट बन सकता है। 9 में से 5 साल विल बी फॉरवर्ड 5 years एंड 4 years विल बी बैकवर्ड 4 years। उसको बोलते रोल बैक। इतना रफ आइडिया तुम लोगों को पता है? तो सी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 है। और बाय द वे ये क्वेश्चन है ना अपना लेटेस्ट आरटीपी का है। सी, ये जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सेशन चल रहा है ना अपना, इसमें मैं लेटेस्ट आरटीपी का पूरा ध्यान दे रहा हूं। उसके पॉइंट्स तो कवर होने ही चाहिए, क्योंकि बाद में मैं आरटीपी का अलग सेशन नहीं लेने वाला हूं। वो आरटीपी के सब क्वेश्चन इसमें ऑटोमेटिकली कवर कर लूंगा। तो और ये आरटीपी का ही क्वेश्चन है, May 24 आरटीपी का। तो रीड पढ़ो क्या लिखा है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर is engaged in the manufacture of electronic goods and exporting the same to various associated and other enterprises across Southeast Asia. ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर है ना। से ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में ना हमेशा अपना जो असेसी होता है ना वो इंडिया वाला होता है, ओके। ये हमेशा नोटिस करना। तो ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर है, मतलब ये हम लोग है, ये हम लोग असेसी लोग हैं, ओके। और क्या बोल रहे हैं हम लोग, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे। किसको कर रहे? एसोसिएटेड लोग को भी कर रहे और अदर एंटरप्राइजेस लोग को भी कर रहे, ओके। सम समझना जरूरी है। सो वी आर सेलर। एक्सपोर्ट करना मतलब हम लोग सेल कर रहे इंडिया से। फिर आगे क्या लिखा है, रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विद एई हैज बीन फर्निश्ड फॉर ऑल ईयर्स। ये कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E फॉर्म 3CEB। सीए का रिपोर्ट देना पड़ता है ना, और वो रिपोर्ट इन लोग क्या हर साल इन लोग सबमिट कर रहे हैं। पढ़ते जाओ, किसका इंपॉर्टेंस है किसका नहीं है वो तो क्वेश्चन में पूछा क्या देख के मालूम पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा है, यहां पहुंचा मैं। द कंपनी हैड अप्लाइड फॉर अप्पा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन विद इट्स एई। मींस इन लोग ने एपीए के लिए अप्लाई किया। और एप्लीकेशन कब की थी? एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड ऑन 15 Feb 2023।
और पता है एक रूल है, जब हम लोग अप्पा के लिए अप्लाई करते हैं ना, जिस ईयर में अप्लाई किया ना उसका इमीडिएट आगे का 5 इयर्स के लिए एग्रीमेंट बनता है। सी एग्रीमेंट फाइनलाइज कब हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीमेंट तो तुम लोग को याद होगा, रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया था, एग्रीमेंट फाइनलाइज होने में कभी कभी 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं। और वो 5 इयर्स जो गिनते हैं ना एग्रीमेंट का, वो कैसे गिनते हैं, जब हमने अप्लाई किया ना उसका इमीडिएटली आगे वाला साल। और कितने लोग गड़बड़ क्या करते हैं, एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हुआ उसके बाद का 5 साल गिनते। ऐसा नहीं है, अप्लाई कब किया दैट डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वही डेट अपने सामने है इधर, 15 फेब को हमने अप्लाई किया था। तो समझो ये एग्रीमेंट कौन से साल के लिए बना होगा। ये 15 फेब कौन सा, एक सेकंड में इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, 15 फेब 23 है। सो कैन यू टेल मी ये कौन सा ईयर है, 23। वो भी फेब है, फेब 23 है। तो मतलब ये क्या हो गया, 22-23 इस ईयर में हमने अप्लाई किया था। ये ईयर को छोड़ो, इसके तुरंत बाद जो 5 साल है ना उसके लिए एग्रीमेंट बनता है। जबकि एग्रीमेंट साइन वाइन करने का डेट कुछ और ही होगा, लेकिन वो नहीं देखने का। वी हैव टू सी अप्लाई कब किया था, और अप्लाई वाला ईयर है 22-23। तो इसके 5 साल कौन से होंगे बताओ एग्रीमेंट के। पहला होगा 23-24 एंड सो ऑन, इस तरह से 5 साल। फिर पढ़ो क्या लिखा है, कंपनी ऑल्सो अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू विच अप्पा अप्लाइज फॉर रोल बैक बेनिफिट। मीन्स इन लोग ने रोल बैक की भी इच्छा रखी है। ओके, और रोल बैक मतलब 4 साल होता है, और वो 4 साल कौन सा होता है, एप्लीकेशन वाला ईयर गिनो, वो उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे ऐसे 4 साल। तो सी आगे के 5 साल कैसे होते हैं, एप्लीकेशन वाला ईयर छोड़ के आगे 5, और रोल बैक के 4 साल कौन से होते हैं, एप्लीकेशन वाला ईयर पहला हो गया, फिर उसके पहले उससे पहले ऐसे करके 4 साल लेने पड़ते हैं। ओके, और बाद में ये क्या लिखा है, विच वॉज अग्रीड एंड साइंड इन Jan 24। Jan 24 को एक्चुअल एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, फाइनलाइज कब हुआ, उससे अपने 5 साल 4 साल नहीं गिनते। 5 साल 4 साल गिनने के लिए ये काम का ये, और ये काम का नहीं है। ऑब्वियसली एग्रीमेंट फाइनलाइज होना इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ में, लेकिन स्टूडेंट के लिए जो 5 साल 4 साल की गिनती करते हैं उसमें तो ये अपने काम का नहीं है ना। अपने काम का क्या है, 15 फेब 23, इसको छोड़ के आगे के 5 साल, और ये लेके पीछे गए 4 साल। ओके, फिर क्या लिखा, डिटेल्स ऑफ स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट आर एज फॉलोज। इन लोग ने डिफरेंट ईयर्स का असेसमेंट का स्टेटस दिया है। असेसमेंट का स्टेटस मतलब असेसमेंट हो चुका है कि नहीं हुआ है, हो भी चुका है तो उसमें कोई अपील चल रही है कि नहीं चल रही है, वो असेसमेंट का स्टेटस दिया है। अब क्यों दिया है वो एक बार पढ़ना पड़ता है शांति से, फिर बाद में वी हैव टू सी पूछा क्या इन लोग ने। एक बार है ना, ये सब असेसमेंट्स का स्टेटस मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं, खाली इतना समझ लो ना, ये जो भी ईयर है ना हर साल का इन लोग ने क्या दिया है, असेसमेंट स्टेटस। असेसमेंट स्टेटस मतलब असेसमेंट हो चुका है कि नहीं हुआ है, कि हो भी चुका है तो उसमें अपील चल रही कि नहीं चल रही, वो स्टेटस दिया हुआ है। इसको डिटेल में बाद में पढ़ते हैं ना। अभी तुरंत इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा है, ये लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा है, डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक एग्रीमेंट फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स। इसका मतलब क्या, डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं है, बताओ। क्या रोल बैक वाला एग्रीमेंट अलग अलग ईयर्स में जो दिया है ना उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सी इसके लिए पहले नॉलेज रखो, रोल बैक एप्लीकेबल किसके लिए होता है, कोई भी साल के 4 साल, 4 साल, ऐसे 5-10 साल के लिए थोड़ी है। तो पहले माइंड में नॉलेज रखना, रोल बैक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 4 इयर्स। और वो 4 इयर्स कौन से होते हैं, जब अप्लाई किया वो ईयर, फिर उसके पीछे 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 ऐसे करके 4 साल, फिर उन 4 सालों में रिटर्न टाइम पे भरा हुआ रहना चाहिए। ओके, और उन 4 सालों में वही ट्रांजेक्शन वो होने चाहिए जो फ्यूचर ईयर में होंगे।
ट्रांजेक्शन्स भी सेम होने चाहिए इन द फॉरवर्ड ईयर एंड बैकवर्ड ईयर्स, ओके। और एक कंडीशन क्या, रिटर्न टाइमली फाइल्ड होना चाहिए पिछले 4 साल का। तो ये सब पॉइंट्स माइंड में रखे हुए डिसाइड करना है कि वेदर रोल बैक एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी मतलब एप्लीकेबल होगा कि नहीं, और अपने को डिस्कस करना मतलब रीजन के साथ बताना पड़ेगा, ओके। सी कितने लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो पढ़ो क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक मतलब रोल बैक एप्लीकेबल है कि नहीं। तो हाँ या ना लिख के मार्क्स नहीं मिलता, रीजन भी देना पड़ेगा। तो बताओ एक एक करके, इतने सारे साल दे दे, इतना तो समझता है कि इतने सारे सालों के लिए रोल बैक थोड़ी होता है, रोल बैक तो मैक्सिमम 4 साल का ही होगा। तो उसके लिए पहले ना 4 साल डिसाइड करो कौन से होंगे अपने सब में। ये देखो मैंने इधर बना के रखा तुम लोग के लिए। अपने क्वेश्चन में अप्लाइड वाला ईयर कौन सा है, 15 Feb 23, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 हो गया, ओके। सी जो एक्चुअल डेट दिया होता है ना क्वेश्चन में, उससे प्रीवियस ईयर तैयार होता है अपना, ओके। एवाई बनाने के लिए तो उसको एक साल आगे करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में दी हुई डेट से तो पीवाई बनेगा ना अपना। तो 15 Feb 23 को हमने अप्लाई किया था, तो उसको छोड़ेंगे ना तो आगे के 5 साल फॉरवर्ड ईयर्स होते हैं। ये देखा मैंने 5 साल लेके गिनो, 1 2 3 4 5, ये तो फॉरवर्ड ईयर्स है। और अपने को इस सब में फॉरवर्ड ईयर्स का कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रोल बैक एप्लीकेबल है कि नहीं, तो अपने को रोल बैक पे फोकस करना है। तो रोल बैक के ईयर्स कौन से होंगे, जो अप्लाई किया वो वाला साल, उसके पहले उसके पहले उसके पहले। तो मैक्सिमम कौन से ईयर्स के लिए एप्लीकेबल हो, इन ईयर्स के लिए, ओके। और इसको अगर एवाई में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो गया, एवाई 2021। तो एवाई 2021 ऑनवर्ड्स, ऐसे 4 साल। तो सी इसका आंसर देखो कैसे है, एक एक तुम लोग ट्राई करना। एवाई 2021 अभी गिनाया था ना मैंने, तो उसके पहले के ईयर के लिए तो सवाल ही नहीं है। ये दो मैंने ये कौन से ईयर लिखे हैं, मेरे को कैसे मालूम पड़ा ये सब ईयर लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया है वो सब लिखना पड़ता है ना। क्वेश्चन में पहला ईयर क्या है, 18-19। एक्चुअली एक बार ये पढ़ लो ना, ये 18-19 के हालात बताए इन लोग ने। बट एक बात बोलते, 18-19 के कोई भी हालात हो, हालात मतलब उसका असेसमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे क्या करना है। 18-19 को रोल बैक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन 4 सालों में है कि उसके पहले का है, उसके पहले का है। और ये अपने 4 साल तो शुरू ही किधर से हो रहे, प्रीवियस ईयर 1920 मतलब एवाई 2021। और अपना ये जो ईयर है वो तो एवाई 2021 के पहले वाला है ना। तो ये मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी सम की इज्जत करते पढ़ लेते। क्या दिया है, क्या लिखा है, मैटर इज पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट with regard to acquisition of a company by assessee and the dispute is about set off of loss of erstwhile company। इन लोग क्या बोल रहे हैं, एवाई 18-19 का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। और हाई कोर्ट में किस मैटर पे केस चल रहा है, आर्म्स लेंथ प्राइस मैटर पे चल रहा है कि कोई और मैटर पे, कोई और मैटर पे। कौन से मैटर पे, कि हमने किसी कंपनी को टेक ओवर किया है, उसका लॉस अपने को सेट ऑफ करने मिलेगा कि नहीं, ऐसा कोई मैटर चल रहा है। सुनो ध्यान से, मैं कुछ काम की बात बोलने वाला हूं। ये लोग बोल रहे हैं कि इस साल का हाई कोर्ट में अपना केस चल रहा है, ओके। लेकिन सी एएलपी से रेटेड नहीं है ना, कोई दूसरी चीज से रेटेड है। हाँ तो चलने दो ना। अगर एएलपी से रेटेड केस चल रहा होता है तो क्या रूल है, अपने को अपील विड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी है ना, अगर आईटैट ने जजमेंट दे दिया है ना तो वो ईयर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ओनली टिल द लेवल ऑफ सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लेवल तक ही एप्लीकेबल है। और आईटैट का लेवल सीआईटी से भी ऊपर होता है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। सी अपील के 4 लेवल क्या होते हैं, सीटा मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, उसके ऊपर बाइंडिंग है, मतलब सीटा के ऊपर बाइंडिंग है। आईटैट के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है। मीन्स अगर आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एएलपी को लेके फैसला सुना दिया ना तो उसको कोई हिला नहीं सकता है, चाहे वो अप्पा हो कि उसका भी पप्पा हो। अरे अप्पा मतलब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट,
क्योंकि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का वो व्हाट होता है, लेकिन किसके ऊपर होता है, लेवल टिल दिस, सॉरी, अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लेवल तक होता है, और आईटैट तो ऊपर का लेवल है। खैर इधर तो एएलपी से रिलेटेड मुद्दा उठा ही नहीं है, एक से ना, सी ये ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअली तो ज्यादा बात करने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि ये 4 साल में फॉल ही नहीं हो रहा है। बट एक बार ऐसा मान लो ना 4 साल के अंदर फॉल हो रहा होता तो बताओ, ये अगर 4 साल के अंदर फॉल हो रहा होता तो एप्लीकेबल होता। को बोले नहीं हाई कोर्ट में केस चल रहा, मतलब आईटैट तो फैसला सुना चुकी है, लेकिन किस पे, एएलपी मैटर नहीं है, कोई अदर मैटर है। हाँ, एएलपी मैटर हाई कोर्ट में पहुंच चुका होता ना, मतलब तो आईटैट का फैसला आ चुका है, तो उसको बदल नहीं सकता अप्पा। लेकिन इधर हाई कोर्ट में चल भी रहा है, तो क्या चल रहा है, एएलपी मैटर क्या अदर मैटर, अदर मैटर। तो एएलपी मैटर तो ऐसे खुला पड़ा है ना, तो उसके ऊपर अप्पा बाइंडिंग हो सकता है अगर ये विद इन 4 years होता तो। लेकिन अपने तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ये 4 साल के अंदर फॉल नहीं हो रहा है, उससे भी पहले वाला ईयर है, तो उसके लिए रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि बाई चांस 4 years के अंदर डाला होता तो अपने को आंसर क्या देना चाहिए, एप्लीकेबल। ऑल्दो हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अंदर घुस चुके हैं, लेकिन एएलपी मैटर में नहीं घुसे। ओके, कोई दूसरे मैटर में घुसे हुए, और दूसरे मैटर को छोड़ो ना, एएलपी के लिए अप्पा होता है, और एएलपी मैटर में तो आईटैट ने जजमेंट नहीं दिया है ना, तो दैट मीन्स वो ओपन मैटर पड़ा है, तो उसके लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एप्लीकेबल है। एनीवे, तो एक्स्ट्रा डिस्कशन था, अपने को तो पता ही इसके लिए रोल बैक एप्लीकेबल नहीं है। सेम व्हाट अबाउट दिस ईयर, ये दोनों ईयर का पढ़ो, क्या लिखा, देर इज नो डिस्प्यूट एंड द असेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब इसकी तो कोई अपील चल ही नहीं रही है। सी अपील चल रही होती है और उसमें आईटैट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोग ने फैसला सुना के केस खत्म कर दिया है, तो वो ईयर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स क्या क्या बताओ, 4 साल के पहले का तो डिस्क्वालीफाई, 4 साल के अंदर वाला भी रिटर्न लेट भरा था तो भी डिस्क्वालीफाई, और वो 4 साल के अंदर आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है एएलपी को लेके, तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। कि अप्पा अगर हिलाएगा तो किसको हिला सकता है, सीआईटी लेवल तक, उसमें सीटा आ जाता है, बट आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं हिला सकते ना। एनीवेज, ये तो ईयर ही 4 साल के पीछे चला गया ना। और व्हाट अबाउट ये वाला ईयर, ये तो 4 साल के अंदर आ रहा है ना। अरे अपने 4 साल क्या थे, 1920 से चालू हो रहा है ना, तो ये एवाई कौन सा है, एवाई टर्म्स में इट इज 2021, तो 2021 के लिए तो एप्लीकेबल होगा ना। तो सी इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एप्लीकेबल है, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल, बराबर ना। और ये इसकी तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं चले, तो अच्छी बात है ना। डिस्प्यूट चल भी रही होती है ना, सीटा लेवल पे या आईटैट लेवल पे भी चल रही होती तो चलता है, ऑर्डर नहीं आना चाहिए आईटैट का। आईटैट ने जजमेंट दे दिया, फाइनल हो गया, फिर खत्म, तो डिस्क्वालीफाई हो जाता। लेकिन इधर तो डिस्प्यूट हुई नहीं अभी तक कुछ, तो ऐसे हक से एलिजिबल है। लेकिन ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो बियॉन्ड 4 years हो गया, ये विद इन 4 years से तो क्वालिफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर देखो, एवाई 21-22, तो ऐसे 4 years के अंदर तो आ रहा है, लेकिन 4 years के अंदर आने के साथ साथ वो भी तो चेक करना है ना, रिटर्न टाइमली भरा था कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि एएलपी का मैटर फाइनलाइज हो चुका आईटैट लेवल पे, वो सब चेक करना पड़ता है। तो पढ़ो इधर क्या लिखा था, assessment for AY 21-22 was completed by making reference to TAPO. TAPO मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, who enhanced the arm's length price of international transaction by 500 lakhs. मतलब इस साल में क्या हुआ था, असेसमेंट हुआ था, और उस असेसमेंट में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आया था, और एएलपी किसने निकाला था, टपो ने, और उस कारण से इनकम 500 लाख से बड़ी थी। ये तो एनहांस मतलब बड़ी थी, तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। से अपने को तो क्या चेक करना है, रिटर्न बिलेटेड नहीं था ना, या फिर और क्या देखना होता है, 4 years के अंदर ही है ना, और
आईटैट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एएलपी का फैसला सुना के क्लोज कर दिया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी असेसमेंट ही जस्ट हुआ था ना इसका, तो हाँ तो एलिजिबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर सी इन लोग ने है ना इस ईयर को लेके नीचे कुछ दिया है कि स्टूडेंट तो बाद में पढ़ता है तब समझता है, लेकिन मैं तुमको अभी बता देता हूं, तुम लोग के साथ हो ना अभी, तो मैं एक बार ये पढ़ लो ना, इट इज कनेक्टेड विद दिस ईयर। पढ़ो मैंने जो हाईलाइट किया है, देखिए ना नीचे ईयर वही है, क्या लिखा है, इफ अप्पा इज अप्लाइड एएलपी डिटरमाइंड फॉर एवाई 21-22, देखो ऊपर भी एवाई 21-22 ही है, would be enhanced by 300 lakhs as against 400 lakhs by टपो। मीन्स अगर अप्पा फाइनलाइज हो जाता है ना, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं, टपो ने जो 500 लाख से अपना इनकम बढ़ाया था ना, उसकी जगह पे अपनी इनकम 300 लाख से बढ़ेगी। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, चलेगा ना। सी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का हम लोग रोल बैक लेते क्यों है, रोल बैक का फंडा क्या है कि अपने पुराने सालों में स्क्रूटिनी में अपनी बैंड बच चुकी है, अपना असेसमेंट बिगड़ चुका है, तो हम लोग बिगड़े हुए असेसमेंट को सुधारना चाहते हैं। सी इफ यू रिमेंबर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में मैंने डायलॉग मारा था, अप्पा एक ऐसी चीज है जिससे आने वाले 5 साल अपने संवर जाते हैं और पिछले 4 साल अपने सुधर जाते हैं। एग्रीमेंट बनाते ही क्यों हम लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ताकि आने वाले 5 साल मेरे संवर जाए, संवर जाए मतलब झगड़ा झगड़ी ना हो, और मेरे पिछले 4 साल जो बिगड़े हैं वो सुधर जाए। तो ये ईयर तो मेरा बिगड़ा ही था ना, कैसे बिगड़ा था, टपो ने अपनी ऐसी बैंड बजाई थी कि अपनी इनकम 500 लाख से बढ़ गई थी, तो वही तो अपना दुख होगा। तभी तो हम लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लेके ये टपो ओपो को बदलना चाह रहे हैं। तो टपो ने 500 से बढ़ाया था, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अगर अप्पा अप्लाई हुआ तो 300 से इनकम बढ़ेगी, तो अच्छा है ना, वो तो होता ही है। हाँ अप्पा के कारण कभी भी ये नहीं हो सकता कि हमने जो एएलपी कंप्यूट की थी वो रिड्यूस हो जाए। सी एएलपी कौन कंप्यूट करता है, ओरिजिनली तो एसएससी को करना होता है, लेकिन अगर एसएससी ढंग से नहीं कर रहा तो एओ करता है, एओ नहीं कर पाए तो टपो आता है, लेकिन ओरिजिनली तो एसएससी को एएलपी कंप्यूट करना है ना। सी अगर इस समय ऐसा बोला होता ना, एसएससी ने अपने हिसाब से एएलपी कंप्यूट करके 500 लाख ऐड किया था, एसएससी ने खुद से। अब अप्पा के कारण वो एडिशन 500 का 300 हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। एसएससी खुद सामने से कुछ इनकम ऐड करके रिटर्न फाइल कर रहा है, वो रिड्यूस नहीं हो सकता। हाँ इनकम टैक्स वाले उसकी पिटाई करके उसकी इनकम ज्यादा ज्यादा बढ़ाते तो रिड्यूस होता है, चलता है। इधर तो क्या हुआ था, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने 500 बढ़ाया था, वो 500 रुपया चेंज होके 300 हो रहा है, तो चलेगा ना। टेल मी, अगर समझा तो बताओ। इधर टपो के बदले ऐसा बोला होता एसएससी, एसएससी ने अपने रिटर्न्स में 500 ऐड किया था, ये ऐड क्यों तो समझता है ना, एसएससी ने एएलपी निकाला होगा और वो एएलपी और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस खुद 500 आ रहा है, और एसएससी खुद 500 ऐड किया था, और एसएससी ने खुद ही 500 ऐड किया था, तो अप्पा हो के भगवान भी नीचे आके ना 500 को कम नहीं करवा सकता है। फिर बाद में बोल देंगे वो 300 जैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा, फिर वो ईयर के लिए अप्पा एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, एप्लीकेबिलिटी पूछा है ना, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज यू कैनॉट मेक अप्पा एप्लीकेबल इन सच अ वे दैट एसएससी ने जो दिखा है वो कम हो जावे। अरे इस सब में नहीं है, लेकिन ऐसा इन लोगों ने पूछा हुआ कोई दूसरे एग्जाम्स में। इस सब में तो क्या है, टपो का कुछ बढ़ा हुआ कम हो रहा है ना, टपो का 500 जो ऐड हुआ था उसके बदले 300, वो तो चलेगा ही। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि टपो के बदले एसएससी खुद 500 ऐड किया था, अब वो बोल रहा है नहीं मैंने 500 ऐड कर दिया था, लेकिन एग्रीमेंट में तो कुछ ऐसा हुआ है कि अभी 300 ऐड होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ओके तो इन शॉर्ट इधर क्या लिखेंगे, इधर तो चलेगा ना, एप्लीकेबल है। सी हर कंडीशन सेटिस्फाई है, विद इन 4 years भी है ना, और इधर ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हमने कुछ अपनी इनकम में ऐड किया था वो अप्पा के कारण रिड्यूस हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ओके रिवाइज करके बैठे हो तुम लोग, तुम लोगों को एडवांस शेड्यूल बना, ऐसे ही मतलब चलती गाड़ियों मत चढ़ो, पूरी तैयारी पैकिंग वैकिंग करके आओ सेशन के लिए।
फिर एक काम करते हैं, 21 22 तक का है ना, आंसर में कैसे लिखा है मैं दिखा देता हूं। एक बार के लिए होल्ड कर रहा हूं इधर। मैंने कितने ईयर का आंसर बता दिया, 1 2 3 4। इसका आंसर देखो कैसे लिखना चाहिए। लुक हियर, सी स्टार्टिंग के 2 साल तो क्रॉस क्यों किया था, क्योंकि 4 इयर्स के भी पीछे चला गया। तो सी उसमें आंसर कैसा लिखना चाहिए, लुक इधर क्या लिखा है पढ़ो, वेदर रोल बैक बेनिफिट वुड बी अवेलेबल और नॉट। तो आंसर क्या लिखा है, नो। बट नो लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना, रीजन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा, रोल बैक पीरियड मीन्स मैक्सिमम 4 प्रीवियस ईयर्स, वो भी प्रीसीडिंग 23-24। ये 23-24 ये वाला है जहां से फॉरवर्ड ईयर्स चालू होते हैं, उसके पहले के 4 साल होने चाहिए। और क्या लिखा, सिंस प्रीवियस ईयर 17-18 एंड 18-19, ये मैंने प्रीवियस ईयर टर्म्स में लिखा है। फॉल बियॉन्ड द सेट 4 ईयर पीरियड रोल बैक कैन नॉट बी अप्लाइड, मतलब 4 इयर्स के बियॉन्ड जा रहा है, इसलिए वो रीजन लिखना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में लिखो चलेगा, खाली लिखना है कि 4 इयर्स के अंदर बैठे नहीं रहा, उसके पहले का है। और बेस्ट क्या है, पहले ये बता देना चाहिए ना, तो पेपर चेकर को भी समझेगा कि स्टूडेंट को नॉलेज है। ओके, फिर ये कौन से ईयर हो गए, ए वाई 18-19 और 19-20 हो गया ना। फिर इसका क्या डिसाइड हुआ था 2021 का, इसके लिए तो एप्लीकेबल है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। पढ़ो क्या लिखा है, यस एप्लीकेबल। वाई, बिकॉज इट इज फॉलिंग विद इन 4 ईयर पीरियड। फिर अभी वो टपो वाला पॉइंट पढ़ा था, वो वाला ये नेक्स्ट पॉइंट यही था ना कि इस ईयर के लिए टपो ने कुछ इनकम बढ़ा दी थी, लेकिन अप्पा के कारण इनकम जो 500 से बढ़ी थी वो 300 से बढ़ जाएगी, मतलब 500 कैंसिल होके 300 ऐड हो जाएगा, तो चलेगा ना। लोग रोल बैक लेते ही इसलिए कि हमारा असेसमेंट बिगड़ गया है तो सुधर जाएगा। ओके, तो इसका देखो आंसर कैसे लिखा हुआ है, ये सी लिखा है। और देखो क्या लिखा है, सिंस इट फॉल्स विद इन द 4 ईयर पीरियड rollback can be availed in respect of this year even though the addition in the income on account of ALP as per APPA is less than that made by TAPO। इसका मतलब क्या समझा, even though addition made on account of ALP as per APPA is less than that made by TAPO। TAPO ने 500 ऐड किया था, लेकिन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के कारण 300 होगा तो चलेगा। बट देखो नोट क्या लिखा है, मैंने तुम लोग के रेफरेंस के लिए लिया है, एग्जाम में जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्या लिखा है, एडिशन इन इनकम ऑन अकाउंट ALP एज पर अप्पा शुड नॉट बी लेस देन दैट मेड बाय असेसी। मीन्स असेसी ने जो कुछ ऐड किया ना वो कम नहीं हो सकता है। मीन्स अप्पा हो के अप्पा का पप्पा हो, मैंने डायलॉग क्या, अप्पा हो के उसका भी पप्पा हो, वो कोई भी चीज है ना असेसी ने जो खुद ऐड किया है उसको कम नहीं करवा सकता है। इधर देखो असेसी वर्ड पे हैमर है, असेसी। मीन्स इट कैन नेवर बी लेस देन दैट मेड बाय असेसी। ऐसा एग्जाम में, एक एग्जाम में आया हुआ है कि असेसी ने जो ऐड किया था वो भी कम होने की इच्छा रख रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। यस, एओ लोग टपो लोग कुछ ऐड करते तो वो लोग तो पागल की तरह ऐड करते, वो कम हो सकता है, लेकिन असेसी खुद ऐड किया है तो उसका ऐड किया हुआ तो उतना ही रहेगा। ओके, फिर अब देखो यहां तक अपना रीड कर चुके थे ना, अब अगला पॉइंट क्या है ये पढ़ना बाकी है। इस ईयर का स्टेटस क्या है, ALP फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो डिस्प्यूटेड, मतलब इस ईयर का ALP का डिस्प्यूट हुआ था, मतलब असेसमेंट तो हो ही चुका था, डिस्प्यूट हुई मतलब असेसमेंट के बाद ही अपील चालू होती है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ALP की डिस्प्यूट हुई थी, और ये डिस्प्यूट क्या थी, बिफोर ट्रिब्यूनल, मतलब इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल आईटैट, विच सेट असाइड द ऑर्डर फॉर फ्रेश कंसिडरेशन बाय AO। मीन जब आईटैट में अपील हुआ ना, अपील किसको लेके था, ALP को लेके ही था, लेकिन आईटैट ने क्या किया, वो ऑर्डर कैंसिल करके AO को बोला वापस ऑर्डर पास कर। मतलब आईटैट ने ALP को लेके फैसला नहीं सुनाया था,
कि ये सही एएलपी है कि गलत है कि ऐसा है कि वैसा है। आईटैट में केस गया था, लेकिन आईटैट ने उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया? वो ऑर्डर कैंसिल करके सेट असाइड करके एओ को बोला वापस से ऑर्डर पास कर। अपील वाले ऐसा ऐसा करते कभी कभी, हाँ, उनको लगता है ना असेसमेंट ही ढंग से नहीं हुआ था, तो असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड करके एओ को बोलते वापस से काम कर। अरे जैसे कोई स्टूडेंट होमवर्क ढंग से करके नहीं आया, टीचर ने बोल दिया ना ये क्या किया, सब कैंसिल कर वापस से सॉल्व करके आ। तो वैसा आईटैट लोग एओ को बोलते, तो इधर ऐसा ही कुछ हुआ था। आईटैट ने एओ को क्या बोला कि मैं तेरे ऑर्डर को सेट असाइड कर रहा हूं और तू फ्रेश मतलब वापस से एक बार ऑर्डर पास कर। बट डिड आईटैट गिव द जजमेंट ऑफ एएलपी एंड रीच्ड एट द फाइनलिटी? नो, मतलब एएलपी का फाइनलिटी नहीं आया था। आईटैट में केस घुसने से कुछ नहीं होता है। आईटैट ने अगर एएलपी को लेके फाइनल वर्डिक्ट दे दिया ना, तो उसको हिला नहीं सकता है कोई। लेकिन डिड आईटैट गिव द फाइनल वर्डिक्ट? नो। तो डेट मीन्स ये हिल सकता है अभी भी, मतलब इसके लिए रोल बैक मिल सकता है, एप्लीकेबल है। टेल में अगर ऐसा बोला होता तो इधर एएलपी का मैटर आईटैट में गया था और आईटैट ने फैसला सुना दिया है, मैटर इज अचीव फाइनलिटी, तो फिर फाइनलिटी हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इधर नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ता। फिर इस साल के लिए रोल बैक नहीं मिल सकता है। माना कि 4 साल के अंदर आ रहा है, लेकिन आईटैट ने फैसला सुना दिया तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। ओके, क्योंकि अप्पा इज बाइंडिंग ओनली टिल द लेवल ऑफ सीआईटी। तो इधर तो चलेगा, इधर आईटैट में गया था बट फाइनल नहीं हुआ था। ये देखो, पढ़ो क्या लिखा था, यही ईयर है ना, चेक कर लो, ऐसे कुछ भी मत देखो। AY 22-23 ना, एक सेकंड, वही था ना ये, AY 22-23 बराबर ना। क्या लिखा है देखो, जजमेंट आंसर क्या लिखा है, रोल बैक इज एप्लीकेबल, यस। रीजन क्या लिखा है, रोल बैक प्रोविजंस आर एप्लीकेबल सिंस आईटैट हैज ओनली सेट असाइड द ऑर्डर एंड द मैटर हैज नॉट रीच द फाइनलिटी। क्या लिखा, आईटैट ने सिर्फ ऑर्डर सेट असाइड किया, फाइनलिटी तो अचीव नहीं किया ना, तो चलेगा। दैट मीन्स अगर आईटैट ने फाइनलिटी लेके आ गया होता ना, एएलपी को लेके वर्डिक्ट दे दिया है, तो इधर मैं यस लिखता कि नो, नो, देन रोल बैक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सच ईयर। ये आरटीबी का क्वेश्चन है रिसेंट। फिर लास्ट वाला पॉइंट देखो, एक और ईयर बचा है। AY 23-24 के लिए क्या था, उसका तो रिटर्न फाइल हुआ है अभी। कब फाइल हुआ था, 29 दिसंबर 23। तो क्या करना चाहिए इसमें, रिटर्न लेट भरा है, रोल बैक की कंडीशन, रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑन टाइम। इधर टाइमली की लेट है, लेट। अरे व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर अ ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी, 30 नवंबर, और ये 30 नवंबर के बाद है। अरे AY 23-24 का रिटर्न कब भरना होता है, 30 नवंबर 23 तक लेटेस्ट रिटर्न फाइल होना चाहिए। और इधर फाइल कब हुआ है, 29 दिसंबर, तो रिटर्न इज बिलेटेड। तो बिकॉज ये बिलेटेड रिटर्न है, इसके लिए रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो सी इसका आंसर क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल सिंस द रिटर्न इज फाइल बिलेटेडली। तो सी ये इन लोग ने आरटीपी में अच्छा सम बना, इससे मतलब सब वेराइटी कवर किया है। ऐसा मिलता जुलता सम है ना, तुम लोग अपनी प्रैक्टिस मैनुअल जिसमें सॉल्व करोगे ना, उसमें ऐसा मिलता जुलता सम है। इससे मैंने इस सम का सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन भी वैसा ही रखा है, ताकि जो लोग ने मेरी प्रैक्टिस मैनुअल में से सम किया है तो उसमें प्रेजेंटेशन ऐसा ही दिखेगा, तो सेम फील आएगा। मीन इट इज नॉट द एग्जैक्ट सेम सम, इट इज सिमिलर काइंड ऑफ सम। और सिर्फ जिस तरह के मैं सम कर रहा हूं ना, घूम फिर के ऐसा ही सम एग्जाम में आएगा, क्योंकि इन लोग के पास अभी वेराइटीज खत्म हो चुकी है। इतने सालों से ट्रांसफर प्राइसिंग सिलेबस में है, अब इसमें क्या वेराइटी लाएंगे, लाने में कुछ भी कर सकते हैं, बट इन लोगों ने सब वेराइटी एक्सप्लोर कर दी है, तो इसी में से घूम फिर के थोड़ा चेंजेस होके सम आता है। तो ये अपना क्वेश्चन 4 हो गया, इट वॉज ऑन रोल बैक। सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन इसके ऊपर है, लुक, नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। पता, देयर आर सर्टन कंट्रीज जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो उसको गवर्नमेंट ब्लैकलिस्ट कर देती है,
और ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंट्री के साथ अगर तुमने संपर्क रखा ना, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते। अरे मैंने एक सेक्शन पढ़ा है तो तुम लोगों को मेरे साथ बिताया हुआ वक्त याद है कि नहीं? एक सेक्शन 94A पढ़ाया था, उस वक्त मैंने बोला था पलिंजा। पलिंजा क्या है मालूम है? पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। एक्चुअली नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया मतलब ये कोई फॉरेन कंट्री है, और ये ऐसी कंट्री है ना जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। और जो कंट्री इंडिया से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, क्या इंफॉर्मेशन? अरे इंडिया के पापी लोग फॉरेन कंट्री में काले कारनामे करते, तो उनके काले कारनामों की इंफॉर्मेशन भारत के साथ शेयर करेंगे तो अच्छे लोग हैं वो। लेकिन कोई कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते तो उसको ब्लैकलिस्टेड कंट्री बोलते हैं। और वैसी ब्लैकलिस्टेड कंट्री के बंदों के साथ तुमने संपर्क रखा तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, वो नॉलेज इधर काम आएगा। और पता है ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंट्री में पेमेंट करते हो तो मिनिमम 30% टीडीएस काटना पड़ता है। और ऐसे कुछ पॉइंट्स थे ना, तो सी एक बार पढ़ो, मैंने तुमको रफ आइडिया दे दिया किसके ऊपर क्वेश्चन है, आप पढ़ो। KVS लिमिटेड दी एसएससी, इधर तो बोल दिया एसएससी है, नहीं बोलते तो कैसे पहचानेगा? जो इंडिया में होता है वो एसएससी है, इधर तो बोल दिया ये एसएससी है बस। तो KVS बन के सोचो। हैज सोल्ड गुड्स ऑन 12th Jan 24 टू L लिमिटेड हु इज लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। एक बार नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वाले बंदों से संपर्क हुआ ना, डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। इधर वो सब लग गम फो जैसा रिश्ता होना जरूरी भी नहीं है। ये क्या बोल रहा सब लग गम फो? अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज का कीवर्ड था ना कि ऐसे केस में एसोसिएशन होता है। लेकिन सी अगर कोई कंपनी नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में है तो उसके साथ अपना ऐसा कोई रिश्ता ना भी हो ना, तो भी गवर्नमेंट बोलती यू आर डीम टू बी एसोसिएटेड और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन विल अप्लाई। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करी? ताकि हम लोग ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंट्री के साथ संपर्क न रखें। लेकिन ये देखो अपने सब में KVS को शर्म ही नहीं है, उसने L लिमिटेड के साथ संपर्क रखा है। क्या संपर्क रखा है? माल बेचा, देख गुड्स बेचा है ना, और गवर्नमेंट ने मना किया फिर भी किया, तो इसको हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन में ले लेंगे। मींस ये लोग दोनों डीम टू बी ए। दैट मीन इसका आर्म्स लेंथ प्राइस ढूंढना पड़ेगा। अभी कितने में बेचा है माल? सोल्ड गुड्स फॉर 10.5 करोड़, ये तो एक्चुअल सेल प्राइस है, तो अपने को इसका आर्म्स लेंथ प्राइस ढूंढना पड़ेगा। अब पढ़ो आगे, कुछ डेटा दिया है, पढ़ो। ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24, KVS लिमिटेड चार्ज्ड 11.5 करोड़ टू AJ ऑफ न्यूयॉर्क। अब AJ ऑफ न्यूयॉर्क ये नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया वाला है कि कोई दूसरे देश का है? न्यूयॉर्क है, दूसरा देश है ना, और इसके साथ अपना कोई रिलेशन नहीं दिया है तो अनरिलेटेड पार्टी हो गया। ऐसे तो L लिमिटेड के साथ भी अपना कोई एसोसिएशन दिख नहीं रहा है, लेकिन वो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वाला हो तो एसोसिएटेड हो जाता अपने आप। लेकिन AJ न्यूयॉर्क के साथ अपना कोई एसोसिएशन नहीं है, तो पढ़ो क्या लिखा है। KVS चार्ज 11.5 करोड़ फ्रॉम AJ ऑफ न्यूयॉर्क and 12 crores from KP of London for the sale of identical goods। अरे मतलब आइडेंटिकल गुड्स का दो सेल प्राइस दिया है, एक AJ वाले ट्रांजैक्शन में और एक KP वाले ट्रांजैक्शन में। AJ को कितने में बेचा? 11.5। KP को कितने बेचा? 12 करोड़। मतलब ये देखो, इधर तुमको विजुअली बताऊंगा, समझेगा अभी। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है सब में। L लिमिटेड के यहां पे AE क्यों लिखा है? क्योंकि वो नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया वाला है। और L को कितने में बेचा है माल? 10.5 करोड़। ये देखो स्टार्टिंग में दिया था, बराबर है। फिर आउटसाइडर इस सब में दो दो दिए, AJ और KP। AJ न्यूयॉर्क वाला है, KP लंदन वाला है। दिखाऊं? ये देखो AJ न्यूयॉर्क वाला है, KP लंदन वाला है, और इनसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है।
और एक सेल प्राइस दिया है 11.5 करोड़ और दूसरा दिया है 12 करोड़। तो देख लो 11.5 करोड़ और 12 करोड़। अरे ये एएलपी निकालने में काम आएगा। और इधर मालूम है दो दो एएलपी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास दो कंपेरेबल है। अरे अगर बहुत ज्यादा कंपेरेबल होता तो मल्टीपल एएलपी निकालता है। तो रूल याद करो, अगर 6 और लेस देन 6, मतलब 6 और नहीं, लेस देन 6 मल्टीप्लस आएगा तो एरिथमेटिक मीन, और 6 और मोर है तो मीडियन। रेंज कॉन्सेप्ट वो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके 35 परसेंटाइल वो सब होता है ना। लेकिन इधर कितने मल्टीपल से? दो ही है ना, तो इट इज लेस देन 6 वेराइटीज। और लेस देन 6 वेराइटीज मतलब नॉर्मल एरिथमेटिक मीन। लेकिन सुनो, डायरेक्टली इसका एरिथमेटिक मीन नहीं निकालने का, पहले एडजस्टमेंट्स करना चाहिए। ये मैं तुमको रेगुलर लेक्चर से पढ़ाया था। पहले इन दोनों प्राइजेस में जो डिस्काउंट, वारंटी वगैरह वगैरह के एडजस्टमेंट होंगे कर दो। एडजस्टमेंट्स कराने के बाद एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। और पता है कभी भी एरिथमेटिक मीन निकालते तो थोड़ा बहुत डिफरेंस बिटवीन एएलपी एंड एक्चुअल प्राइस चलता है। देयर इज अ टॉलरेंस बैंड ऑफ 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस। लेकिन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया में अगर अपना मल्टीपल एएलपी आता है ना, तो उसमें टॉलरेंस बैंड का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सब पढ़ाया था, अभी तुम लोग को अभी मेरे साथ बिताया वक्त याद नहीं तो क्या करो यार। अभी सम सॉल्व एग्जाम की दिन आ चुके यार। तो सी ये सेक्शन 94 है बाय द वे। तो सी नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन एरिया के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग के सब प्रोविजन लागू होते हैं, लेकिन टॉलरेंस बैंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा 3% वाला। ये अपने नोट्स में तुम लोग देखोगे मिलेगा, लिखा हुआ है सब। वेट, अभी एक बार पढ़ो ना आगे। अपने कहां तक पढ़ चुके देखो, ये पढ़ लिया अपने। हाँ, यहां तक सब हो चुका है। हाँ इधर देखो लिख भी दिया है, ये देखो ना, बोथ ऑफ विच आर नाइदर एसोसिएटेड नॉट दे आर सिचुएटेड इन एनजे। वो तो नहीं भी दिया होता तो अपने को इन लोगों को अनरिलेटेड पार्टीज ही अज्यूम करना था ना। लेकिन इन लोगों ने बोल ही दिया ये लोग अपने एसोसिएटेड नहीं है। फिर क्या लिखा आगे, ये पढ़ो। Sales to AJ and KP were on CF basis और सेल टू एल लिमिटेड वॉज ऑन FOB बेसिस। फिर उसमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है। अरे कौन सा FOB कौन सा CIF है बताओ? ये देखो एल लिमिटेड वाला FOB है और ये वाला CIF है। चेक कराओ बस, ये देखो ध्यान नहीं देते ना कितने लोग। ये देखो FOB वाला कौन सा है, सेल टू एल लिमिटेड वॉज FOB, और ये दोनों CIF है, बराबर ना? चेक किया ना अभी? तो ये CIF है और ये FOB है। और मैंने तुमको हमेशा क्या सिखाया है, अपने को सारे एडजस्टमेंट आउटसाइड प्राइस में करने चाहिए। तो CIF मतलब महंगा प्राइस होता है, और अगर आउटसाइडर प्राइस महंगा होता है तो कम कर दो, सस्ता होता है तो बढ़ा दो। और CIF प्राइस तो महंगा है, महंगा मतलब ये बड़ा प्राइस है, तो इसको कम करना पड़ेगा। क्या कम करेंगे? लेस फ्रेट एंड इंश्योरेंस माइनस होगा तो ये भी FOB बन जाएगा। तो ये लेस करना है, लेस। और फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है देखो 20 लाख, तो इधर मैं लिख देता हूं इसको लेस करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा आगे, इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद USA एंड UK। क्यों दिया देखते हैं, आगे पढ़ो। The assessee has policy of providing after sales support service to the tune of 14 lakhs to all customers except L Limited, which procured the same locally at a cost of 18 लाख। अरे मतलब सुनो, हम लोग सबको आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, लेकिन एल लिमिटेड को आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे। लेकिन एल लिमिटेड क्या करता है,
अपने लोकल देश में से ही आफ्टर सेल का जुगाड़ कर लेता खुद ही, हम नहीं दे रहे उसको, लिखा है ना इधर, वी आर प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस टू, पढ़ो जो हाईलाइट किया, ऑल कस्टमर एक्सेप्ट एल लिमिटेड। लेकिन फिर एल लिमिटेड को तकलीफ आती तो क्या करता है, क्या लिखा है, दे प्रोक्योर द सेम लोकली, मीन्स वो लोग जो देश में है ना, वो अपने लोकल एरिया में जो भी सेल के बाद तकलीफ आती है खुद अपने बलबूते में मैनेज करते। अब कितने में मैनेज करते इसमें अपना काम नहीं है यार, वो एल लिमिटेड का काम है। इन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमने हमारे अनरिलेटेड पार्टी को तो फुल आफ्टर सेल सर्विस दिया है, लेकिन एल लिमिटेड को नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो बेचारा क्या करता है, वो बेचारा अपने लोकल एरिया में से अरेंज कर लेता है। अब कितने में अरेंज कर रहा है उसमें अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने को असेसी के पॉइंट दे, असेसी आफ्टर सेल सर्विस कितनी वैल्यू की दे रहा है, 14 lakhs। तो टेल मी इधर क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, हम लोग इनको आफ्टर सेल सर्विस दे रहे ना, और अगर कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देंगे तो प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं। बिजनेसमैन शाना है ना, आफ्टर सेल सर्विस देगा तो प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा, मतलब ये ज्यादा है। तुम लोग देख दो, हमेशा मैं ना आउटसाइडर प्राइस पे ही फोकस करता हूं, और आउटसाइडर्स को हमने आफ्टर सेल सर्विस दिया है तो हमने उनको लूटा भी होगा अच्छा, और प्राइस ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, लेस करना पड़ेगा। और आफ्टर सेल के नाम पे हमने उनसे चार्ज भी कर लिया होगा, कितना, 14 lakhs, तो ये लेस हो जाएगा, समझा ना, क्योंकि हमने आउटसाइडर्स को आफ्टर सेल सर्विस दी है, यानी कि इन लोग को हमने प्राइस भी ज्यादा चार्ज किया है। ओके, तो सी दो एडजस्टमेंट थे इधर, मैं हाईलाइट करता हूं इधर, एक ये था और एक ये था। फिर बाद में तो क्वेश्चन ही आ गया ना, एंड हो गया, देखो, कंप्यूट दी एएलपी फॉर सेल्स मेड टू एल लिमिटेड, बराबर पूछा है, देखो, फॉर सेल्स मेड टू एल लिमिटेड, अपने को इसका एएलपी निकालना है, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी प्राइस दी है ना, तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों में अपने को एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। कौन से एडजस्टमेंट थे, एक फ्रेट एंड इंश्योरेंस का था, आफ्टर सेल सर्विस वाला था, जो कि हमने डिसाइड किया दोनों लेस ही करना है, तो कर दो, और बाद में एएलपी विल बी द एवरेज। तो ये देखो, ये लेस वाली चीज याद रखना, सॉल्यूशन दिखाता हूं, ये देखो, ये मैं कहां से लाया, ये तो क्वेश्चन में दिया ही था, ये देखो मैंने दिखाया था नहीं था, 11.5 crores और 12 crores, ये तो गिवन प्राइस था, इसमें एडजस्टमेंट्स करना है। तो सिर्फ फ्रेट एंड इंश्योरेंस को लेस किया है और आफ्टर सेल सर्विस भी लेस किया है। लेस का डिसीजन लिया था ना हम लोग ने, ये तो लेस ही तो डिसाइड किया था। अमाउंट कितना था, फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 20 lakhs था, आफ्टर सेल्स का कितना था, 14 lakhs, तो 20 लाख और 14 लाख, 20 लाख और 14 लाख, तो 20 लाख मतलब ये करोड़ में है तो 0.2 करोड़ हो गया ना, और दोनों में सेम है, और ये भी 14 लाख है, मतलब 0.14 करोड़। ओके, तो ये एडजस्टमेंट होने के बाद जो दो प्राइस आया ना, अब इसका एरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। देखो, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, समझा कैसे किया है, तो ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 11.41 करोड़, मतलब 11.41 करोड़ सच्चा प्राइस है, लेकिन हम उसको कितने में बेच रहे, 10.5 कमती में बेच रहे, चीटिंग कर रहे। कितना डिफरेंस आया, ये डिफरेंस केवीएस इनकम में जुड़ेगा, केवीएस की इनकम में जुड़ेगा। कितना डिफरेंस है, 0.91, दिस विल बी एडेड टू द प्रॉफिट ऑफ केवीएस लिमिटेड। तो सी आंसर इतना सा था, लेकिन ये स्टार्टिंग में रामायण क्या थी, एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये तो क्या एक्सप्लेन किया है कि नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया वालों से संपर्क रखा ना, तो इट विल बी डीम टू बी
इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ओके। एंड फिर बाद में ये भी लिखा है सिंस इधर लेस देन 6 प्राइस है, एरिथमेटिक मीन निकालना है, लेकिन बेनिफिट और टॉलरेंस बैंड इज नॉट अवेलेबल। एक सेकंड, टॉलरेंस बैंड इधर अप्लाई करना होता तो कैसे करते? 3% ऑफ एक्चुअल प्राइस, जितना डिफरेंस है तो चलता है, तो 3% एक्चुअल प्राइस। हाँ, तो एक्चुअल प्राइस ये रहा, कितना है? 10.5 करोड़। इसका 3% निकालो ना। एक्चुअल प्राइस का 3% तो कितना आ गया? 0. बोल 315 करोड़। इतना डिफरेंस तो गवर्नमेंट टॉलरेट कर लेती। खैर इधर तो डिफरेंस वैसे भी बहुत ज्यादा है, ये तो गवर्नमेंट वैसे भी बर्दाश्त नहीं करती। बट टेल मी, अगर ये 0.91 के बदले 0.31 होता, अरे ये 0.91, आईपैड खराब होगा मेरा, 0.91 के बदले अगर 0.31 होता तो भी गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करती, क्योंकि एनजे है। सी एक्चुअली गवर्नमेंट 0.315 जितना टॉलरेट कर लेगी डिफरेंस, टॉलरेट करेगी मतलब उतना इनकम कम दिखा है तो चल चलेगा, लेकिन एनजेए में तो डिफरेंस चलता ही नहीं है। खैर इधर तो इतना बड़ा डिफरेंस तो गवर्नमेंट वैसे भी नहीं चलाती है, क्योंकि 3% से भी ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये एनजेसी मैंने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो वेराइटीज हो सकती सब कवर कर लिए, ओके। बाकी सी ऐसे तुम लोग को मैं खुद लिटरली मेहनत कर रहा हूं इस पे। अगर मैं मेहनत किए बगैर कर रहा हूं ना, कितने सब रिपीटेड हो रहा है, मतलब टाइम ज्यादा जाएगा। मैं कम टाइम में ना सब वेराइटी कवर कर रहा हूं।